ठीक है, तो कल अपनी क्लास में जो देख रहे थे सिलेबस इसका देखने का प्रयास करते, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि विषय पर केंद्रित रहना है। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसी के ही सराउंडिंग अपने को सोचना है। ऐसा नहीं है कि भारत की बात पूछ रहे हैं पाकिस्तान का लिख रहे हैं, तो वो चीज़ याद रखना। विचारों को सुनिश्चित रूप से व्यक्त करना है, एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए, तो जो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, संक्षेप पे लिखना है, मतलब इसका मतलब कोई आइडिया अगर आप लिख रहे हो कष्ट, तो उसका कष्ट लिखो, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जा रहे हो। ठीक है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब आप कितना जो टॉपिक है एकदम कितना नियर आप उसको, जैसे एक मैं इसका एक गेम बता रहा हूँ, आपने अगर शूटिंग वाला गेम देखा होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर ये गेम देखा हो आपने, तो इसमें ऐसा होता है, जैसे जो यहाँ पे हिट करता है एकदम इस गोले में, उसको 10 नंबर मिलता है। फिर कोई यहाँ पे करता है 9 नंबर मिलता है, कोई यहाँ पे करता है 8, ऐसे 7, ऐसे ऐसे कम होते जाता है। तो वैसे ही है, ऐसे यही चीज़ है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अगर आप जैसे ऐसे की थीम ये है, इसके सराउंडिंग लिख रहे हो यहीं पे, तो आपको ऐसे बहुत अच्छा माना जाएगा, 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। मतलब आपको ऐसे में जो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं वो मिलेंगे। कब? जब आप जो थीम है उसी के सराउंडिंग लिखो। अब सोचो कि आप लिख रहे हो यहाँ पे, पूछ रहा टॉपिक यहाँ पे, तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर वही जो 60 नंबर मिलते हैं वही नंबर मिलेंगे। तो समझ में आ गया ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग वाला गेम देखा होगा तो उसमें ऐसे होता है कि यहाँ पे हिट कर दिया तो पूरे में पूरे मार्क्स होते हैं, और इधर उधर कर दोगे तो ऐसा होता है। तो वैसे ऐसे में भी यही चीज़ है कि आप कितना जो टॉपिक है उसका कितना प्रभावी और कितना सटीक लिख पाते हो उसके एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे ये कल अपन कर लिए थे, तो इस पर लिखना मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कल एटलीस्ट चेक करवा ही लेना। मैं फिर बताऊँ लापरवाही मत करो, अगर ये जैसे जैसे डिले करते जाओगे ना नहीं सीख पाओगे, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कल मैंने इस टॉपिक को करके दिया था आप लोगों को। ठीक है, मतलब मैंने पॉइंट आगे शायद कल की क्लास में अपन और कर लेंगे। ठीक है, 2-3 टॉपिक मैं और करवा दूंगा। तो ये मेरा मानना है खुद से करो ज़्यादा, तभी सीख पाओगे। जहाँ कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, 1-2 टॉपिक मैं और करवा दूंगा। ठीक है, पर ट्राई करो कि सारे टॉपिक जो यूपीएससी के हैं 2013 से लेके 2023 तक सारे जो काम है एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले सब पे काम कर लेना। और हर पेपर में से, जैसे मान लो कि इस पेपर में से ये ए से लिख लिया, अब जैसे 2014 में सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा, तो एक सेक्शन ए से लिख लेना, एक सेक्शन बी से कर लेना। अभी की प्रैक्टिस के लिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट वाइंड अप तभी करना है ऐसे का, जो मैंने काम बोला वो सारा सब करके, कोट वोट्स तैयार करके सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में ये काम कर लेना, जैसे एक ये ऐसे लिख लेना पूरा, ऐसे हर साल से मतलब लिखोगे आप, तो 7, 7, 3, 10, 10 दूना 20, 20 ऐसे हो जाएंगे, और ये कि 21 ऐसे हो जाएंगे। तो इतना एटलीस्ट कर लो प्रीलिम से पहले, मेरा मानना है कि अभी निपटा लो। अब और दूसरी बात काम क्या करना है कि 2013 से लेकर 2023 तक लगभग देखो, हर आप एग्जाम में 2-2 लिखोगे तो 6-6 बच जाएगा। 6 वो 60 टॉपिक उधर बच जाएंगे, या 3 ये टॉपिक बच जाएंगे। 63 टॉपिक जो बच जाएंगे उस पर एटलीस्ट जो मैंने कल जो काम करवाया था ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला, वो काम करके रख लेना। जैसे मान लो एक पेज लेना कि तुम इसमें क्या क्या लिख सकते हो, वैसे करके सारे अगर तुमने कर लिया ना, मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पर यही काम कर लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इस पे कर लेना। अरे 21 ऐसे लिख लेना, फिर बाद में जब पीटी के बाद में ये जो 63 बचेंगे इस पर भी लिखना है। इतना ही काम कर लो, कोई ज़रूरत नहीं फालतू में इधर उधर मार्केट में ऐसे जो, नहीं, यही काम कर लो जो ये यूपीएससी के जो आए हुए हैं पिछले 2013 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 7, 3, 10, 8, 80, 80, 4, 84 ऐसे है। तो ये 84 के 84 ऐसे लिखना है, 84 ऐसे लिखना है। अब सोच लो, ये लिखना ही पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये लिख लोगे ऐसे में आराम से 130, 140, 150 नंबर तक आ जाएंगे, तभी आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये नहीं करोगे काम तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये ज़रूर काम कर लेना। ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला अभी करके रख लो। क्लासेज जब लगभग 1-2 क्लास और बची है, ज़्यादा क्लास बचा नहीं है अब मेरी तरफ से, तो इसमें ये काम कर लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अभी जितने भी टॉपिक बचे, अब जैसे मान लो कि ये 2014 का, तो इसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो उसको टिक करो। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर एक एक ऐसे लिखते रहना। फिर बता रहा हूँ, हाँ, एक तो काम ये हो गया। दूसरा, एक दिन 3 घंटे में बैठ के लिखना है। ठीक है, 3 घंटे में दोनों ऐसे टिक किया, वैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 5 मिनट आप ऐसे को पहले टॉपिक चूज़ करने में लो। ठीक है, वैसे करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यही काम सब में कर लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा काम करना है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि सारा काम करोगे तभी जाके चीज़ें अच्छी होगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। जैसे मान लो अभी 2023 का है, तो जैसे सेक्शन ए है, जैसे मान लो तुम्हें लगा कि अच्छा है ये, इस पर तुम लिखना चाह रहे हो, इस पर लिख लिया, इन तीनों पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना जैसे कल अपन किए थे। इनमें से एक है जो आपने चूज़ कर लिया जिस पे लिखना है। ठीक है, उसको कंप्लीट लिखो। ठीक है, और जो अदर टॉपिक बचे हुए हैं उन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो।
ठीक है, ये काम करके रखो। मैं फिर बताऊँ, जैसे मैं अपने जो ये नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, मैं इसमें यही काम करने वाला हूँ आगे, पर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, अपनी तरफ से करो। मैं पीटी के बाद दूंगा, जो मेंस लिखेगा उसी के लिए, मैं नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते हो तो मैं नहीं दूंगा। जब तक आप पीटी नहीं निकाल के आओगे तो मैं मेंस में मैं उन्हीं की हेल्प करूँगा जो पीटी क्रैक करके आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ ना, मेरे अपने जो पर्सनली नोट्स है मेरे, जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे जो बने हुए हैं मेंस वाले नोट्स, मैं नहीं दूंगा तब तक, कोई मतलब ही नहीं है ना। आप लोग खुद तो अपनी तरफ से मेहनत करना नहीं चाहते हो, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, खुद से मेहनत करना है। अब मैं भी तो कर रहा हूँ ना तुम लोगों के साथ में, तो आप लोग भी तो करो ना। आप कितने लोग हैं जिन्होंने वो 50 पेज मैंने बोला था पढ़ के आना, कि किस किस ने पढ़े हैं बताओ मुझे। पूर्ण बताया कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब सुनो, अब मैं आज, अब जो नहीं पढ़ा वो तो नुकसान होगा, मैं करवा दूंगा क्रिस्प, वो बहुत ज़रूरी था पढ़ना, उससे एक समझ बनती है ऐसे के बारे में। ठीक है, ये बंद करो अपनी तरफ से, किसका जो होना है। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से। तो उस 50 पेज का मैं कर्स बता रहा हूँ आज की क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 50 पेज पढ़ने चाहिए, वो आखिरी 50 कोर्स है। और जो अब देखो सुनो, उस बुक में अगर जिसके पास वो बुक है उसको क्या काम करना है, ले लो, मेरा मानना है बुक ले लो, कि ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि अभी जो मैं बता रहा था ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ठीक है, तो जैसे मान लो पहले खुद से करना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसे टिप्पणी करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। ठीक है, जैसे मान लो कि उसमें तुम जो बुक लोगे उसमें रहेगा ही, मान लो कि ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे सबसे पहले क्या करना, खुद से पहले सोचना कि मैं इसमें क्या क्या सोच पा रहा है। जैसे कल अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया था वैसे सोचना, फिर उसके बाद में उस बुक में जाके देखना कि उसमें आप कितना, वो जो सोच पा रहे थे वो लोग, आप कितना सोचे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि उनका जो आपने सोचा है वो गलत है, वो उनका सही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, फिर आप ये देखो कि वहाँ से 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, वो अपना जो है पेज में नोट डाउन कर लो। जैसे मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं ये जैसे ये थीम उठाया, ठीक है, तो मैं पहले अपन से मान लो खोजा मैंने, ठीक है, जो भी मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें ये पॉइंट इंट्रोडक्शन इससे शुरू करूँगा, हल्का से लिख दो, इंट्रोडक्शन इससे शुरू करूँगा। मेन बॉडी में मैं अच्छा ये पॉइंट, मैं सोसाइटी में ये पॉइंट डालूंगा, हिस्ट्री से ये पॉइंट डालूंगा, ठीक है, इकोनॉमी से ये, ऐसे करके मैं GS1 से लेकर GS4 तक सारे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं वो जो बुक में दिया है वो पढ़ूंगा, अच्छा कि अच्छा इसमें कुछ कुछ और अच्छी लाइनें मिल गई, कुछ अच्छे वर्ड्स मिल गए, तो वहाँ पे लिख लो। ठीक है, एक काम तो ये करना उस बुक का यूटिलाइजेशन। दूसरा उसका काम करना जो अदर ऐसे लिखे हुए हैं, ये तो यूपीएससी वाले हो गए, जो अदर जो ऐसे लिखे हैं उसमें, उसमें कुछ बहुत सारे जो ओल्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन है, तो उनमें से तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को उसमें से शब्दकोश बनाना है अपना। जैसे मान लो सांस्कृतिक डिप्लोमेसी बोलते हैं, सांस्कृतिक कूटनीति, अब ये बहुत अच्छे वर्ड है, तो ऐसे वर्ड वहाँ से छांटने हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि संविधानवाद हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक कूटनीति हो गई, ठीक है, समावेशी विकास, ऐसे वर्ड हो गए, ठीक है, बहुमुखी विकास हो गया, चौमुखी विकास हो गया, ऐसे वर्ड्स छांटने, वहाँ से शब्दकोश अपने तैयार करना है, डिक्शनरी उस बुक का ऐसे यूटिलाइजेशन करना है। बहुत जगह बहुत अच्छी अच्छी लाइनें मिल जाएगी, उसको डायरेक्ट छाप लो। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी जब पढ़ोगे तब भी वहाँ से भी यही काम करना है, तो समझ में आया, वहाँ से यही काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये काम करना ही पड़ेगा तब जाके ऐसे में नंबर आएंगे। ठीक, तो अब मैं उस स्टार्टिंग जो 50 पेज उसका कर्स बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे कैसे शुरू किया जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कितने टाइप से शुरू किया जा सकता है, कंक्लूजन कितने टाइप होते हैं, मेन बॉडी में कैसे आगे बढ़ना होता है, ठीक है, क्या छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन आज के सेशन का पूरा मोटो यही रहेगा। ठीक है, आखिर में हो सकता है मैं एक टॉपिक का करवा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखो, पहले तो मेरा माना कल जो मैंने दिया था उसको लिख के लाओ ऐसे को, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा बहुत और हेल्प मिल जाएगा, जब इसको पढ़ लेंगे अपन तो वो थोड़ा तो तुम पॉइंट सोचने का तरीका बढ़ेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की सफलता में निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका रीजन समझो। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा होता है कि जैसे 250 है, ठीक, नंबर का होता है, इसमें आराम से लोगों 175 आता है। ठीक है, मतलब एक आए हुए हैं, मतलब मेरे ख्याल में इतना तो नहीं माना जाए, मैंने 130-140 नंबर तक आराम से आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर मेहनत कर लोगे तो सोचो कि, परंतु GS1 के पेपर में, GS2 के पेपर में, GS3 पेपर में इतने नंबर लाने के लिए आप दिन रात लगा दोगे तब भी नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, एक तो ईजी मार्क्स गेन है, इसमें सिलेबस कुछ है नहीं, जैसे यूपीएससी जैसे मैंने बोल दिया यही काम कर लो, बस आर्ट है वो सीख जाओ, और अपनी GS का जो नॉलेज है उसको यूटिलाइजेशन करना सीख जाओ, तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, देखो GS1, 2, 3 इसमें एवरेज नंबर ही आते हैं, 80, 90, 100, इससे ज़्यादा नहीं लगा एवरेज नंबर, पर इसमें ऐसे में 120, 130 एवरेज नंबर रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर, तो 30-40 नंबर का गेन अगर हो रहा है आपका तो बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सफलता में इथिक्स ऐसे ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है,
हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए तो निबंध का प्रश्न पत्र वरदान की तरह होता है, क्योंकि इसमें उन्हें अंग्रेजी माध्यम की तुलना में नुकसान नहीं झेलना पड़ता। और रियलिटी में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में जो भी मेंस लिखते हैं उनके ऐसे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा, जैसे अब की बार ऐसा रहा था कि इंग्लिश मीडियम का एवरेज रहा था 120 नंबर ऐसे में, और वहीं हिंदी मीडियम जिन्होंने मेंस लिखा था उनका 130 प्लस एवरेज नंबर था ऐसे में। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। हिंदी मीडियम उल्टा मेरा मानना है हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा यहाँ पे अपना जो है पकड़ वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क गेंस कर, जो मान लो कि GS 1 2 3 में पीछे रह जाते हैं वो यहाँ पे आराम से पूरा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि GS 1 2 3 में है ना ज़्यादा अंतर नहीं रहता। जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम वालों की मान लो कि 750 में से मान लो कि 300 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले आराम से ज़्यादा 270 तक पहुँच जाएंगे आराम से, ज़्यादा मार्क्स अंतर नहीं रहता है। मार्क्स का जो अंतर आता है आप टॉपर का उठा के देख लो, टॉपर्स का वो एक तो ऑप्शनल के कारण आता है, टॉपर के 300 प्लस नंबर आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के, हिंदी मीडियम वाले यहाँ 250 तक ही पहुँच पाते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसे में तो उल्टा ज़्यादा फायदा है हिंदी मीडियम वालों को। इथिक्स में, ठीक है, इथिक्स में भी आराम से जो है आराम से जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के बराबर नंबर ले आते हैं। तो मेरा कहना है मतलब GS 1 2 3 ज़्यादा अंतर नहीं डालता है, ये डालता है, तो इस पर उल्टा ज़्यादा पकड़ बनाओ अपनी। अगर अंग्रेजी मीडियम से मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा कुछ ही नहीं, हिंदी मीडियम अगर आप काम करोगे अपने अच्छे लेवल पे तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, इसे याद रखना, ठीक है। आगे हम सभी इस बात पर एक मत थे कि निबंध में प्रयुक्त कविताएं, कथन एवं अन्य उदाहरण परीक्षक पर विशेष प्रभाव डालते हैं तथा अंकों के हिसाब में बड़ा योगदान देते हैं। तो मतलब ये मेरा भी मानना है, ये बात सही है। अगर आप कोट्स लिखते हो, ठीक है, कोई पोइम लिख रहे हो आप, ठीक है, अरे मान लो किसी के कथन आपने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, कहीं से आपने केस स्टडी बना के डाल दी, जैसे ऐसे में 138 नंबर आए थे ना, तो उसका रीज़न ये है कि उसमें मैंने ये चीज़ें डाली थी, उसमें कोट्स भी मैंने डाला था, ठीक है, पोइम के ऊपर डाल दी मैंने, कोई केस स्टडी डाल दी, तो ये एक अलग इम्पैक्ट डालता है। मैंने बहुत सारी चीज़ छपाक मूवी डाल दी मैंने, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालती है कि वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आप कैसा यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मार्क्स बढ़ जाते हैं आराम से, ठीक। निबंध लेखन क्या, क्यों और कैसे, मतलब पहली बात तो स्वाभाविक सी बात है, निबंध लेखन क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात एक चीज़ याद रखना कि जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है वो निबंध नहीं होता है। निबंध इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं निबंध में वो डायग्राम बना के देते हैं, ये सही नहीं है। निबंध की देखो सबकी एक शैली होती है, आप ये चीज़ समझने का प्रयास करो, GS का आंसर नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। तो क्यों निबंध लेखन क्यों जरूरी है, कैसे लिखा जाए, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निबंध लेखन की कला कोई जन्मजात कला नहीं है, इसे कठोर अभ्यास से निश्चित तौर पर साधा जा सकता है। मैं वही बार बता रहा हूँ, ये आर्ट है, अरे सीखनी पड़ेगी, सीखने के बाद में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वो लिख लेना 21 ऐसे अभी लिख लो एटलीस्ट PT से पहले, उसके बाद में जो 63 ऐसे बचेंगे वो आपको PT के बाद लिखने ही हैं, तब जाके उस लेवल पे तुम पहुंच जाओगे कि ऐसे में आराम से तुम्हारे इतना कॉन्फिडेंस में गारंटी साहब बता रहा हूँ, ये काम कर लिया तो 130 140 प्लस 150 नंबर तक भी आ सकता है। ऐसा नहीं होगा तुम्हारे 60-70 नंबर आ रहे, इस कंडीशन में कभी नहीं होगा जब इतने ऐसे लिख लोगे आप, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। निबंध किसी विषय पर लिखी गई ऐसी गद्यात्मक रचना है जिसमें लेखक कहानी, घटनाओं, देखो कहानी से अपन लिख सकते हैं, घटनाओं को कोई मान लो कि करंट अफेयर के इवेंट को बता दिया अपन ने, यह चरित्र के बिना सीधे ही अपने विचारों, भाव और कल्पनाओं के साथ पाठक के समक्ष उपस्थित होता है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे का फॉर्मेट, जैसे नर्मदा का एक गड़बड़ी ये भी है कि वो पूरा ऐसे ही एकदम कहानी के रूप में लिखती है, ठीक है, ऐसे नहीं होना है, बस कहीं कहीं आप थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ में आप यूज कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही मतलब पूरा ऐसे ही आपने कहानी रूप में लिख दिया, ठीक है। कहीं कहीं बस छोटी स्टोरी शुरू किया, उसका कष्ट बताना चाहिए ना कि ऐसे नहीं पूरा ऐसे कहानी के रूप में लिख रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक है नर्मदा के लिए, ठीक है। निबंध का केंद्रीय तत्व है लेखक का व्यक्तित्व, आपकी देखो यही चीज़ है, इसलिए बोलते हैं ऐसे का टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है, आपको सोचने का नजरिया, आप कितने मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हो, किस गहराई तक आप सोच सकते हो। ऐसे में जो लिखता है ना उसे भाई सामने वाला तुम्हारी पर्सनैलिटी पता लग जाती है कि तुम लोग किस लेवल के हो, क्या मानसिकता है। अब याद करो जो मैं कल बता रहा था कि वो लड़की ऐसे बोल रही थी कास्टिज्म ये है, मैं पक्का बता रहा हूँ उसको ऐसे में दिख जाएगा ये बात, आप विश्वास करो या ना करो, लोग उसको ऐसे UPSC उसको काट के बाहर फेंक देगा ऐसी कॉपी को, आप ये चीज़ समझो, क्योंकि विचार दिख जाते हैं, आप कितना भी बचने का सोचो आपके विचार दिख जाएंगे, कहाँ बचोगे आप। कहीं ना कहीं आपके जैसे मान लो कोई वीकर सेक्शन से रिलेटेड अगर टॉपिक आया, जैसे मान लो मुस्लिमों के वो एंटी है, ठीक है, SC ST के एंटी है, तो अगर वो मान लो इनको बारे में तो कभी अच्छा लिखेगी नहीं, अब अच्छा लिखेगा नहीं तो समझ जाएगा कॉपी चेक करने वाला इसकी मानसिकता कैसी है। तो यही चीज़ याद रखना कि जैसे ऐसे होता है, ठीक है, इथिक्स होता है, और आपका जो इंटरव्यू होता है ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, और जो GS के जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल की आपको ज्ञान को बताते हैं, पर ये जो पेपर होते हैं जो आपकी समझ, आपकी जो कैसे एथिकल वैल्यूज क्या है,
आप समाज में कितना इंटीग्रेशन रख पाते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो ये चीज़ याद रखना। निबंध गणित या भौतिक विज्ञान नहीं है कि हर व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर एक जैसा देगा। इसमें बहुत सारी डायमेंशन है। हर का देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग जितने हो सब एक ही चीज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कल वो टॉपिक था, सबका अलग अलग आएगा, सबके अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एकदम तुम्हारा जीएस में हो सकता है कि मैं भी एक जैसा आंसर लिख के आया, तुम लोग भी एक जैसा आंसर लिख के आए, क्योंकि उसमें सबाई सी बात है। पूछ लिया कि जैसे भारत में बाढ़ क्यों आती है, तो भाई उसका एक ही मेन रीजन है ना, तो वैसे सेम लिख के आओगे ना। ऐसे में नहीं होता ऐसा, ऐसे में सबका आंसर अलग अलग होता है, ठीक है। निबंध तो विचारों की, भावनाओं और कल्पनाओं की भूमि पर, देखो भावनाओं और कल्पनाओं की भूमि पर खड़ा होता है, और ये सभी तत्व विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं। तो वही एक देखो, सबका सोचने का सामाजिक पृष्ठभूमि, सबका सांस्कृतिक, धार्मिक, सब अलग अलग होता है। तो जैसे मान लो अब मैं बता रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा, तो मैं गांधी जी के बारे में लिखूंगा। मैंने गीता पढ़ी तो मैं गीता में, रामायण लिखी तो मैंने रामायण लिखी। हो सकता है कोई कुरान पढ़ रहा हो, ठीक है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा हो, तो वो वहाँ से एग्जाम्पल लिखेगा। किसी का सोशलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, किस सोसाइटी में हुआ है, तो वो अपने उस तरीके से लिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है भाई निबंध के प्रकार। जैसे मैं वही बता रहा था, शायद मैंने पहले क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि अपन बचपन से ऐसे लिखते आ रहे, गाय के बाल लिखते आ रहे, तो वो थे वर्णनात्मक निबंध, जिसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता था, जैसे गाय का, ईद के बारे में, दीपावली के बारे में, आप इसका वर्णन करो। तो अपन जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से, जब भी मैं भी 6, 7, 8 क्लास में पढ़ता, तो दीपावली को होमवर्क मिलता था। ऐसा इसीलिए 10-15 दिन की छुट्टियाँ दे दी जाती थी। ऐसा होता था कि मतलब इतना काम दे दिया जाता था उस टाइम, दीपावली की छुट्टियों में 14-15 दिन की चाहे छुट्टियाँ मिलती होगी, 10-12 दिन की, पर वो 15 दिन का उनको काम दे दिया जाता था। तो ऐसा होता था, फिर बहुत बच्चे करके नहीं लेके जाते, फिर अगले दिन पिटाई होती थी। दीपावली के बाद तो ऐसा होता था, बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो छुट्टियाँ खत्म हो गई तो अगले दिन क्लास ही नहीं जाते थे। पता था भाई जाएंगे तो काम पूछा जाएगा, काम पूछा जाएगा, तो किए तो है नहीं, तो उसके 2-3 दिन बाद में जाते थे। तो ऐसे भी लोग आइडिया लगाते थे। तो मेरा कहने वाला कि उस टाइम जो दिया जाता था दीपावली पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, उसमें वर्णनात्मक मतलब दीपावली है तो दीपावली में क्या क्या होता है, पटाखे छोड़ते हैं, ईद है, लोग एक दूसरे गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब उसको वर्णन देना होता है, तो वो वर्णनात्मक निबंध होता है। पर जैसे जैसे आप मान लो कि बड़े हुए, जब 10th क्लास में आए, तो कल्पनात्मक निबंध आए, ठीक है। नहीं, शायद ये 6 टू लेके, मान लो कि ये जो वर्णनात्मक निबंध है, ये मान के चलो 5वीं 6वीं तक है, तो 8वीं से लेके 10वीं क्लास तक कल्पनात्मक निबंध आ जाते थे। जैसे याद करो, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते, ठीक है, या मान लो कि आप, आपका सबसे अच्छा जो पहले से जहाँ घूमने जा रहे हो, मतलब ठीक है, इस टाइप के ऐसे आते थे, वो होते हैं कल्पनात्मक निबंध, ठीक है। तो यूपीएससी में ना तो ये आएंगे और ना ही ये आएंगे, ठीक है। यूपीएससी में आता है एक तो विचार प्रधान निबंध और ये अमूर्त निबंध, ये चीज़ याद रखना। विचार प्रधान निबंध मतलब पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण समानार्थक नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शियल जो होगा टॉपिक, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे मान लो कि ये स्टैटिक पार्ट है वो, ठीक है। तो ये मतलब कि सीधी सी बात है कि आपको जैसे मान लो जो पढ़ते हो उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। विचार प्रधान कि आप क्या सोचते हो पश्चिमीकरण इनके बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो आपका अपने आइडियाज़ रखने वहाँ पे। एक होता है अमूर्त निबंध, ठीक है, जैसे निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता का जीवन का रस। इसमें मतलब जैसे आजकल यूपीएससी यही पूछ रहा है, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी होता है उसका सारा पहचान हो जाता है, उसकी सोच क्या है, वो कितना मल्टी डायमेंशनल सोच पा रहा है, उस टॉपिक को समझ भी पा रहा नहीं पा रहा। देखो ये क्यों लिया जाता है, ध्यान से समझना। जब मान लो कि आप कल डीएम बन जाओगे, तो समझ में तो लोग आपके सामने समस्या लेके आएंगे, और आप सोचो कि ऐसे हो कि उसकी जो मेन समस्या उसको नहीं समझ रहे हो, फालतू की इधर उधर की बातें करोगे, इधर उधर के काम करोगे, सरकार के जो संसाधन उसको गलत उपयोग करोगे आप, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मतलब देखो ये चीज़ें समझो, ये आपकी जो ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप समझ गए कि इस टॉपिक का मतलब ये है, मुझे ये काम लिखना है, तो वैसे कल प्रशासन में आप जब आप जाओगे, भाई ये समस्या है, मुझे इस पे काम करना है, इसे याद रखना, तो उसको टू द पॉइंट उसको वर्क बोला जाता है। तो इसीलिए ऐसे लिखाया जाता है, यही काम है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो निबंध लिखने की प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चरण अपन समझेंगे इसमें डिटेल में, ठीक है। पहला चरण होता है विषय का सही अर्थ समझना। मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि ये मेन सेंटर पॉइंट है ऐसे का, तो इसका बस यही समझना आपको, ये समझ के बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर यहाँ के जा रहे लिख रहे हो, नहीं नंबर मिलेंगे, ठीक है। विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना, तो ये अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना मैंने सिखाई दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये हो गया, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है। जैसे मान लो आप टॉपिक समझ गए, जैसे मान लो दो आप जो दूसरों में देखना चाहते हो, पहले बदलाव स्वयं में लाइए। तो अपन ने समझ लिया कि भाई इसका मतलब ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सत्य, मतलब कि कल से भाई जो भी है मेरे दोस्त है वो झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँ किसी से, ठीक है। तो
अब स्वाभाविक सी बात है कि विषय का सही अर्थ समझ लिया अपन ने। अब इसी के अराउंडिंग अपने को बहुत सारे पॉइंट्स सोचने हैं, ताकि अपने को एक 1100 वर्ड का अपने को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये काम हो गया, पॉइंट अपने खोज लिया, कल अपन जैसे पॉइंट खोज लेते हैं। फिर होती है एक रूपरेखा बनाना, निबंध की रूपरेखा बनाना, कि भाई कौन से पॉइंट को आप पहले रखोगे। तो ये मैंने बता दिया, GS1 से लेके ऐसे करके आप एथिक्स से कैसे जा सकते हो, तो उससे ऑटोमेटिक जो है एक रूपरेखा बन जाती है। ठीक, फिर उसके बाद में भूमिका लिखना। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि भूमिका लिखना। तो ऐसे किसी कोट से शुरू कर रहे हो आप, किसी की स्टोरी से शुरू कर रहे हो, या वाल किसी करंट अफेयर से शुरू कर रहे हो, या प्रश्नात्मक शैली भी होती है। मैंने इस टाइप में मैंने भी लिखे ऐसे ऐसे कि मैंने प्रश्न किया कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा, वैसे भी शैली में लिखा जाता है, वैसा भी लिखा जा सकता है। या आपने जो टॉपिक दिया है उसी को एक्सप्लेन कर दिया, उसको बता दिया उसके बारे में। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है इंट्रोडक्शन में, वो देखेंगे अभी, और बहुत सारे टाइप होता है। मुख्य विषय वस्तु मेन बॉडी लिखना। तो फिर जितने अपने जो सराउंडिंग जो अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पॉइंट कलेक्ट किए हैं, अब उनके द्वारा एक एक पैराग्राफ लिखते हुए अपने को 10-12 पेज भरने हैं टोटल। ठीक है, निष्कर्ष लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद निष्कर्ष आता है, उसका भी लिखने बहुत सारे तरीके होते हैं। कोट से एंड कर दो, पोइम से एंड कर दो, पर हमेशा पॉजिटिव एंड पे ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं नेगेटिव एंड नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसे का। ठीक है, फिर एक बार निबंध का पुनरीक्षण करना चाहिए। मेरा मानना कि ये करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है अपनों से। तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं लाना है कि बहुत एक पूरा पैराग्राफ बोले तो उसको काट दो, ऐसा तो मत करना कभी। जैसे मान लो कि मात्रात्मक गलतियाँ हो गई, ठीक है, या कभी बार जैसे मेरे साथ ऐसा कभी होता है, जैसे मान लो प्रकृति का ज्ञान, तो मैं प्रकृति का कभी भूल जाता हूँ, डायरेक्ट ज्ञान लिख दिया। तो ये छोटी छोटी जो माइनर लेवल पे गलती होती है, उनसे बचने के लिए भी क्या कि ताकि वो फ्लो मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें उसको देखने के लिए एक बार। और ऐसे में मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे के पेपर में टाइम मिल जाता है, GS में शायद नहीं मिलेगा, परंतु ऐसे में मिल जाता है टाइम। आप अपने आराम से दोबारा ऐसे को पढ़ सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उसमें मिल जाएगा। ऐसे में इसी याद रख लेना। ऐसे तो ट्राई करना चाहिए GS में भी मिले, एक बार ओवर व्यू जरूर अपन फटाफट से 5 मिनट में जो भी लिखा है अपन ने एक बार उसको देख लेना चाहिए, कोई गलती ना हो। ठीक है, मात्रात्मक गलतियाँ होगी, कोई वर्ड गलत लिख दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जल्दीबाजी में लिख देते हैं। तो ट्राई ये करना चाहिए कि 2:55 तक अपना पेपर कंप्लीट हो जाए, 2 घंटा 55 मिनट में, 5 मिनट अपना जो कॉपी, एक बार 5 मिनट भी नहीं लगेगा फटाफट कॉपी देखने में। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, पहली बात है कि विषय का सही अर्थ समझना। ये मैं बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। टॉपिक पूछ कुछ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत के बारे में पूछा जा रहा है, लिख रहे हो आप पाकिस्तान के बारे में, ये होगी गलती। मैं बता रहा हूँ, तुम ही लोगों से गलती होगी। ऐसे मैं बता, मैंने जब पहला ऐसे लिखा था मेरे को 60 नंबर ऐसे मिले थे, दोनों ऐसे मिला के। तो मेरा कहना मतलब कि ये होती है गलती है स्टार्टिंग में, जब आप लिखोगे तो खास तौर से गलती है। मैं विश्वास नहीं करोगे, जब मैं पहली बार जब क्या ऐसे लिखा, 2018 की बात है उस टाइम, तो मैं ऐसे लिख के आया मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसे में तो मैं टॉप करने वाला हूँ अब की बार मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, अभी भी मैं कभी दिखाऊंगा, मेरे पास अभी वो है, पहला ऐसे लिखा था मैंने। तो एकदम ऐसा हुआ कि 2 वीक के बाद में से रिजल्ट आता था, तो मैंने देखा मेरे 60 नंबर आए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं मैडम के पास गया, मतलब एक मैडम बैठती थी नीचे, तो उनके पास में गया कि मैडम ये देखो मेरे को इतना कम नंबर मिला है, मेरे को तो ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था। जब मैडम ने उस ऐसे को पढ़ा तो मैडम बोली कि ये इतना नंबर दे दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, आप पूछा क्या जा रहा है, लिख क्या रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं जब रूम पे आके खुद अपना ऐसे पढ़ा, तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ तो मेरा कहना मतलब कि ये गलतियाँ होगी स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ दूर करनी हो 50 ऐसे लिखने ही पड़ेंगे आपको। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हो तभी दूर होगी, मैं फिर पक्का बता रहा हूँ गारंटी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगा मैंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, परंतु जब मान लो कि मेरे से चेक करवाए, आप किसी और से चेक करवाओगे, तो लगेगा कि आप क्या ही लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो बहुत टॉपिक की जो मेन थीम है उससे बहुत एकदम डाइवर्ट होते चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है नहीं आए, तो मेरा मानना कि पहली बात तो प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विषय का सही अर्थ समझना। भाई सबसे पहले उसको मेन पॉइंट समझो, आखिर में वो क्या कहना चाह रहा है वैसे। ठीक है, तो इसमें कौन सी गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, अगर मान लो कि सबसे पहला चरण यही होता है, अगर मान लो कि स्टार्टिंग में ही आपने गलती कर दी, तो फिर पूरा ऐसे खराब होना निश्चित है। अगर आपने टॉपिक को सही समझा ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कुछ भी लिख रहे हो फिर सब बेकार है। मान लो कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया अपन ने, तो फिर सोच लो फिर क्या ही हाल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। कई बार हम उन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं जो विषय की तीव्रता या विस्तार को निर्धारित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़। देखो, ये जो मैं करवा रहा हूँ आज की क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि छोटी छोटी चीज़। जैसे क्या होता है, कब जैसे मान लो कि मैंने जैसे कल वाला जो टॉपिक था, ये मान लो कि और कोई आगे अपन टॉपिक देखेंगे, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें भारत स्पेसिफिक कर दिया जाता है, ध्यान से समझना। तो
भारत के बारे में ही लिखना, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो भारत से बाहर, पर ऐसा नहीं कि भारत के बारे में नहीं लिख रहे, विदेशों के बारे में अपन ज़्यादा लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ऐसे कुछ ही नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विस्तार जो है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी, जैसे मान लो कोई टॉपिक अगर वो पूछ रहा है तो उसकी क्या इंटेंसिटी है, वो क्या किस लेवल पे मान लो महिलाओं के बारे में कोई मुद्दा है, ठीक है, समाज के बारे में कोई मुद्दा है, ट्रांसजेंडर के बारे में कोई मुद्दा है, तो वो किस इंटेंसिटी है उसकी, क्या इंटेंसिटी, वो क्या जानना चाह रहा है आपसे। ठीक है, जैसे मैं ये बोलता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़के होता है जो मान लो किसी लड़के के पीछे पड़ रहा है, तो बहुत बार ऐसे इंटेंसली पता होता है ना कि कुछ रेपिस्ट माइंड सेट के होते हैं, वैसे इंटेंसली माइंड सेट से तो पता लग जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। कोई होता है कि नॉर्मली जो अपना जो है प्रपोजल लेके जाते हैं, ठीक है, इंटेंशन में फिर बताओ ना, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को देख के पता लग जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो वैसे ऐसे का इंटेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है इसकी, ठीक है, किस टाइप से पूछ रहा है, ऐसे क्या, किस विषय के बारे में है, मुझे कितना, कहाँ जाना, क्या है। जैसे ध्यान से समझना, मैंने इतना बोला, ठीक है, कि राम आप सब्जी मार्केट से सब्जी ले आना, ध्यान से समझना। तो अब मैंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, अब वो कोई सी भी सब्जी ला सकता है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, ध्यान से समझना ये चीज़, क्योंकि मैंने बस जस्ट सब्जी लाने को बोला, तो अब ऐसा नहीं है कि सब्जी की जगह फल ले आएगा, तो फल ले आएगा तो गलत है, परंतु मैंने सब्जी का बोला तो भाई सब्जी ही लाना है। अब सब्जी में हो सकता है कुछ भी ला दे, अब मैंने बोल दिया कि हरी सब्जी ले आना, अब ध्यान से समझना, अब वो सब्जी में भी स्पेसिफाई हो गया कि सब्जी में भी उसको हरी सब्जी लाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, ठीक है, अब मैं बोलूँगा उसको कि पालक, ठीक है, या पालक हो गया, बथुआ हो गया, इस तरीके की ही सब्जी, मतलब यही, अगर इन 2-3 मैंने ऑप्शन दे दिए, भाई इन्हीं के ही बारे में तुम्हें लाना है, मतलब ये इन 3 ही सब्जियों में से लाना है, तो अब मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसे में ये चीज़ याद रखना, माइंड रखना कि आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाना चाहिए। वुमेन के बारे में मान लो टॉपिक आया है, तो वुमेन की किस एक्सेप्ट की बात कर रहा है, कि क्या क्या वुमेन की सारी प्रॉब्लम की बात कर रहा हो। ठीक है, तो वो ऐसे को पढ़ के पता लग जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे शब्दों में जैसे प्रमुख है, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी में इंपॉर्टेंट है, केवल वर्ड, ये सब मेंस के पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, यही ऐसे के पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे मान लो केवल, जैसे मैंने बोल दिया केवल आप हरी सब्जी ही लाओगे, तो केवल वाला फिक्स हो गया। अब आपको ऐसे फालतू में इधर उधर के बारे में नहीं लिखना, सेव इनके बारे में नहीं लिखना आपको, अब आपको उसी के बारे में ही बताना। एक मात्र है, एक बात मैंने बोल दिया कि आप भाई गोभी की ही सब्जी लाना, अब सीधी बात, सिंगल मैंने पिन पॉइंट कर दिया उसी के बारे में। वैसे ही जैसे मान लो कोई ऐसे है महिलाओं की, भाई ये समस्या बता दो, आप घर मान लो घरेलू समस्याओं के बारे में बताओ, तो आपको घर में जो महिलाओं के साथ घटित हो रहा है उसी के ही बारे में बताना है। अब ऐसे नहीं कि आपको महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ हो रही है, वहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, अब आपको महिलाओं की जो घरेलू जो समस्या है उसके बारे में बताना है एकमात्र। ठीक है, ही, भी, यहीं, वहीं, सकता, सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साथ साथ, सर्वाधिक, साथ साथ मान लो बोल दिया कि भाई हरी सब्जी के अलावा और कोई देख लेना, कोई सूखा सब्जी भी मिल जाए तो मतलब अब दोनों के बारे में बताना है। सर्वाधिक, न्यूनतम, बहुत बार ऐसा होगा कि देखो हरी सब्जी ज़्यादा ले आना, वो थोड़ा न्यूनतम ले आना, ठीक है, वो कम ले आना, कम मात्रा में ले आना। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि अभी भिंडी मिर्ची की सब्जी बनाना होता है, भिंडी ज़्यादा मात्रा में डालना, मिर्ची थोड़ा कम मात्रा में डाल दो, तो ये आपको ये वर्ड्स पकड़ने हैं वहाँ पे ऐसे में। फिर मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जैसे अभी कुछ बता दूंगा आपको। ठीक है, अनिवार्यता है, ठीक है, अभी इसमें स्पेसिफाई कर रहा है आपको, संभवतः ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, चाहिए, एकदम शुड, तो अब आप में इसमें ऐसी कंडीशन डालनी पड़ेगी, संभव, असंभव, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, इत्यादि। अगर इन शब्दों का सटीक अर्थ न समझा जाए तो ऐसा हो सकता है कि हमारा निबंध विषय की मांग को पूरा ही नहीं कर सके। मैं फिर बता रहा ना, आप बिल्कुल कहीं पता नहीं कहीं चले जाओगे अगर इन शब्दों को नहीं समझे। जैसे देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, जैसे केवल, अब ध्यान से समझना, केवल वर्ड आ गया तो ये स्पेसिफाई कर दिया, शायद अपने वेन डायग्राम में पढ़ाया था उस दिन मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीटी में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में देखो, अभी ऐसे का टॉपिक है, केवल राजनीतिक अधिकारी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब अब ये है कि भाई महिलाओं की उन्नति करनी है, तो आप ऐसे ना, जैसे अभी आरक्षण दे दिया, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, इससे कुछ ही नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। इसके लिए अपने को बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये अब देखो, ये समझो कितना, अब देखो केवल वर्ड, अगर एक मिनट ध्यान से समझना, केवल वर्ड को हटा दो, अभी केवल वर्ड को हटा दो आप, अब पढ़ो ऐसे को, देखो बहुत अंतर बदल जाएगा, बहुत अंतर। राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, अब सोचो, बिल्कुल ऐसे की मीनिंग ही चेंज हो गई।
इसका मतलब तो भाई राजनीतिक अधिकार नहीं ला सकते तो कौन लाएगा फिर? अब ध्यान से समझ, अब इसको पढ़ो, इसके साथ पढ़ो। केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं के क्षेत्र में सुधार नहीं ला सकते, मतलब राजनीतिक अधिकारों के अलावा महिला को आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक ये अधिकार भी मिलने चाहिए। अगर इनमें भी जब सुधार होगा तभी महिलाओं को अधिकार मिल पाएंगे। तो ये वर्ड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे में ये बहुत माइन्यूट लेवल की चीज़ें ये समझनी है, ठीक है। अब देखो अगला, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे। मतलब इसका मतलब है कि भाई जीडीपी तो चाहिए ही, ऐसा नहीं कि हमें तो हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में, जैसे नेपाल है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे है, परंतु इकोनॉमी देखो उसका, भाई हमें जीडीपी भी चाहिए, साथ साथ इस वर्ड का मतलब समझो। तो जीडीपी भी चाहिए हमें, और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमी रूप से तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो एकदम अवसाद में हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब देखो ये मीनिंग समझो, ये साथ साथ का मतलब क्या है, हमें दोनों चाहिए। अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया तो सकल घरेलू उत्पाद के या मान लो सकल घरेलू कुशल देश की संपन्नता के मूल्यांकन सही सूचकांक होंगे। ये तो बोल दिया कि मतलब ये दोनों नहीं, दोनों साथ साथ चाहिए अपने को। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इनका ये मतलब होता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करते हैं आप जो क्वेश्चन की जो डिमांड है। और मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, इसीलिए तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आंसर राइटिंग आप लोग करते हो, ठीक है, ऐसे नहीं, जैसे मैं भी करता हूँ कई बार, जैसे मेरे से मान लो कि हो, ऐसे नहीं मेरे से गलतियाँ होती है, ऐसे नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। परंतु मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई आंसर राइटिंग करने बैठा है, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन की डायमेंशन को नहीं पकड़ पाता है। क्वेश्चन कुछ पूछो और कुछ रहा है, जीएस में भी होता है, ऐसी की बात नहीं है। जीएस में वैसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लिख कर आप कुछ हो ही रहे हो, ठीक है, जिसके कोई ऐसे मतलब जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इस टाइप की जो गलतियाँ होती है, और बच्चों से बहुत होती है जीएस के आंसर। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, तब तक ये गलती कभी दूर नहीं होगी। और तुम्हें लग रहा है कि तुम परफेक्ट आंसर लिख लोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई परफेक्ट बन के आता नहीं है, परफेक्ट बनना पड़ता है, वो बार बार प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें से करना पड़ता है। जैसे मेरा माना, जैसे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि भाई खाना बनाना तुमको माँ के गर्भ से तो सीख के आता नहीं है, भाई उसको यहीं पे आता, पहले दिन खराब सब्जी बनाएगा कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेगा तो अच्छा खाना बनाना भी सीख जाता है। तो मेरा कहने मतलब कि प्रैक्टिस ही है, जो आज हो सकता है बहुत बुरा आंसर लिख रहे हो, बहुत बुरा ऐसे लिख रहे हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर बार बार प्रयास करना है कि उस अच्छे लेवल तक जब तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आपको लिखते रहना। पर यही होता है कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों में इतना बोलता हूँ उसके बावजूद देखो आंसर राइटिंग तुम लोगों ने कभी किया नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, दिक्कत होगी, तुम लोग जो क्वेश्चन में जो पूछे जा रहे हो कभी लिख ही नहीं पाओगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी एटलीस्ट हाँ हाँ बोलो सर, हम कल लिख रहे थे, आज भी लिख रहे हैं सर, हमारा सर सही समझ नहीं पा रहे सर, कैसे लिखे किस टाइप से। तो वही दिक्कत हो, कोई बात नहीं, अभी जो मन में आ रहा है वो लिखो, पहले पेन कॉपी चलाना सीखो। वही सर, स्टार्टिंग तो 6-7 पेज कल आज मैं लिखे शुरुआत पे। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी लिखा हो कल पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है। अब सुनो आगे, ठीक है फिर भेज देंगे, ठीक है। आगे देखो, अगला तो ये चीज़ याद रखना कि छोटी छोटी जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स का मीनिंग समझना, इस कैसे ऐसे का जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक। अगला है, विषय का अर्थ कई आयामों में सोचा जा सकता है, किंतु परीक्षार्थी उसे 1 या 2 आयामों तक ही सीमित कर देता है। मैं वही बता रहा हूँ, आपने सोचने समझने की क्षमता क्या है, मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे आएगी, GS 1 से लेकर GS 4 तक सोचना है। तो मैं कल वो सोचवा रहा था, ऐसे सोचना है, मैं कुछ और ऐसे में प्रैक्टिस करवा दूंगा, ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, तभी ही आप अच्छा ऐसे माने जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे में अपन ने ओनली हिस्ट्री का पार्ट लिख दिया, पॉलिटिकल लिख दिया, ज्योग्राफी लिख दिया, और जो सारे पार्ट्स लिखे ही नहीं अपन ने, तो नहीं, वो अच्छा ऐसे नहीं माना जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी गलती होने पर निबंध उस पूर्णता तथा विस्तार को हासिल नहीं कर पाता है जिसकी अपेक्षा उस विषय के भीतर मौजूद होती है। जैसे कल अपन ने, जैसे मैं कल एक करवा रहा था, पर्यावरण का करवा रहा था, एथिक्स में करवाया, पॉलिटिकल में करवाया, इकोनॉमी में करवाया, ज्योग्राफी में करवाया, इंडियन सोसाइटी में देखा अपन ने, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके कुछ देखा। तो ऐसे देखना है और यही सोचना है, ठीक है। जैसे मान लो अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो, कोई जो एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि अच्छे बाड़ी अच्छे पड़ोसी बनाता है, तो जैसे मान लो उसने IR पढ़ा होगा तो वो IR के बारे में लिख के आ जाएगा बस। अरे नहीं, आप ये चीज़ ध्यान से समझना। पहली बात, ये 2 निकटवर्ती देशों के बारे में तो है ही भाई, अच्छी अगर बॉर्डर सीमाएं रहेगी। जैसे मान लो सबसे बड़ा डिस्प्यूट आज भारत पाकिस्तान में देख लो, भारत चाइना में देख लो, भारत बांग्लादेश में देख लो, डिस्प्यूट क्यों होता है कि जो अपनी जो वहाँ पे जो बॉर्डर सीमा होती है वो अच्छी से आज भी नहीं है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। इसके कारण सबाई सी बात है, अगर वो अच्छी बनेगी, अच्छी बाड़े रहेगी, तो सबाई सी बात है अच्छे संबंध बनेंगे।
अब एक तो ये हो गया, अब कोई बच्चा होगा जो बस यहीं पे सोच पा रहा है, वो आगे सोच ही नहीं पा रहा है। अरे आप ये चीज़ सोचो, ये क्या मेंशन कर रहा है। देखो फिलोसॉफिकल ऐसे में यही चीज़ समझना, जैसे अच्छी बातें हैं, जैसे मान लो कि कोई देश है, ये देश है, यहाँ पे भी देश है, अगर ये अच्छे देश है तो स्वाभाविक सी बात है इनके बीच में अच्छे संबंध होंगे। अरे तो अब देखो, मैंने उस दिन क्या सोचने का तरीका बताया था कि सबसे पहले आप अपने आप को लाओ, ठीक है, उसके बाद में अपने परिवार को लाओ, फैमिली को, फिर सोसाइटी को लाओ, ठीक है, फिर उसके बाद में किसी स्टेट को लाओ, फिर उसके बाद में किसी कंट्री को लाओ, फिर कंट्री के लेवल पे ऐसे लाओ। जब यहाँ पे अपने को अब उल्टा सोचना है, ठीक है, कंट्री के बारे में बता दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 2 राज्यों के बारे में सोचो, जैसे कावेरी विवाद होता है, बेलगाम को लेके कर्नाटक महाराष्ट्र में विवाद है, तो वहाँ पे भी देख दो कि अगर वो मान लो स्पष्ट रहती तो अच्छे पड़ोसी राज्य बनते हैं ना, सहयोगात्मक संबंध रहता दोनों में, तो जो संघवाद है, जो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, ठीक है, वो बहुत आगे बढ़ता, ठीक है, तो एक पॉइंट वहाँ से हो गया, ठीक। उसके बाद में आप जाओ समाज के लेवल पे आ जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में महिलाओं के प्रति अपन अच्छा विचार नहीं, समाज उस महिलाओं पे रोक लगाता, पुरुषों को आज़ादी देता है, इसी कारण से महिलाओं का शोषण होता है। तो सोचो, अगर अपन ध्यान से समझना, अगर वही समाज जब जो देखो एक चीज़ याद रखना, महिलाओं का समाज में रेप करने वाले कौन लोग हैं? उसी समाज के लोग हैं, ठीक है। महिलाओं को आज़ादी को कौन खत्म कर रहे हैं? पुरुष ही तो कर रहे हैं ना। महिलाएं आज़ादी बाहर मान लो रात को कहीं नहीं निकल पाती, पुरुष कहीं ना कहीं पुरुष का ही तो डर है ना। अब वो पुरुष भी उसी समाज का इंसान। अब सोचो अगर वहीं बैरियर अगर खड़ा कर दिया जाए। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि महिलाओं को ऐसा होता है कि भाई रात में नहीं निकलना है, पुरुष को तो निकलने दिया जा रहा है। अरे वो पुरुष निकल रहा है तभी तो महिला को दिक्कत कर रहा है ना। तो आप स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छी जो लाइन है भाई, जो लड़का हो लड़की हो, उन दोनों के लिए सेम बैरियर रखे हैं ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छे संबंध बनेंगे, सोसाइटी में गलत चीज़ें नहीं होगी। अब उसके बाद में आप परिवार के लेवल पे आ जाओ, ठीक है। परिवार में जैसे मान लो किसी पिता के 5 बेटे हैं, अगर मान लो किसी संपत्ति किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो फिर विवाद होंगे, ठीक है। तो भाई सब ऐसी बात अच्छी भाड़े, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी, पति पत्नी के बीच में हो गए, 2 दोस्तों के बीच में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, यही मैं बता रहा हूँ, ये आपको सोचना है किस लेवल तक आप सोच सकते हो चीज़ों को। फिर मनुष्य और प्रकृति के बीच में तो बात है ना। मनुष्य जब बहुत ज़्यादा प्रकृति का दोहन कर लेता तो फिर ये सारी आपदाएं अपने को देखने को मिलती है। स्वाभाविक सी बात है। अगर एक संतुलित अवस्था जिसपे गांधी का यहाँ पे कोट लिख दो, यादव गांधी का कोट, जिसमें गांधी बोलता है कि प्रकृति जो इंसान की जो है जरूरतों को पूरा कर सकता है, लालच को नहीं पूरा कर सकता। भाई स्वाभाविक सी बात है, सीमा रहेगी तब तक तो ठीक है, प्रकृति का आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति में उसी तरीके से। परंतु आप जब अति लालच हो जाता है, अपन प्रकृति का दोहन करना शुरू करते तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो अच्छी बाड़ी मतलब एक अच्छी सीमा तक अगर आप कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक अच्छी सीमा लांग जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बुद्धि और मन के बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि मन अपने बहुत सारी चीज़ें गलत करने के लिए विचार करता है, पर बुद्धि हमेशा वो एक अच्छा बाड़ा वहाँ पे खड़ा कर देता है, भाई आपको इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें फिर आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि आपको अपने को सोचना है कि आप कितनी डायमेंशन में सोच सकते हो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तभी एक अच्छा ऐसे होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिनकी नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है, जो कास्टिज्म, जातिवाद, ये चीज़ें करते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, वो लोग कभी सोच ही नहीं पाएंगे इतने मल्टी डायमेंशनल में। ये मैं विश्वास नहीं होना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे इसीलिए लिखाया जाता है। जो व्यक्ति की जिसकी मानसिक विचार संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है, वो कभी ब्रॉडर ऐसे लिख ही नहीं पाएगा, मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख ही नहीं पाएगा। तो उसे पता लग जाता है ऐसे को लिख, जो चेक करने वालों को, तो उसको देख लेना, एवरेज नंबर देके हटा देता साइड में। इसीलिए मैं समझो ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। अगर आप कास्टिज्म कर रहे हो तो आप सोचोगे नहीं मैं ऐसे अच्छा लिख के आ जाऊँगा, नहीं लिख पाओगे। मैं पक्का बता रहा हूँ, नहीं विश्वास हो ना, आप ऐसे लिखो, मैं नहीं पहचान पाऊँ तो मैं तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम्हारे सोचने समझने की क्या क्षमता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं लिख के बता दूंगा तुम लोगों में, तुम्हारे ऐसे पढ़ के, कि तुम्हारी किस तरीके की मानसिकता है, तुम किस तरीके के मतलब कि पैट्रियार्कल मानसिकता है, क्या है तुम्हारी, ठीक है, फ्यूडल माइंडसेट है, सामंती विचारधारा है या नहीं तुम्हारी। लिख के मैं दे रहा हूँ गारंटी, तुम मेरे से ऐसे चेक करवा ले, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारी आइडियोलॉजी किस तरीके की है, तुम लेफ्ट विंग हो, राइटिस्ट हो, सब पता लग जाता है। ये ऐसे है ना भाई, अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लाता है, आप लिखोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। आप नैरो माइंडेड हो, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी में आ जाते हैं, और जो अपने आप, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन से शायद औसतन में कुछ संकीर्ण विचारधारा या आइडियलिज्म को लेके था, पर मैंने अपने आप को रिफॉर्म किया है। भाई यूपीएससी जो डिमांड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपन से डिमांड करता है, मैंने ऐसा नहीं मैं बचपन से जातिवाद इनके तो मैं हमेशा खिलाफ रहा, मतलब कुछ चीज़ों में था, जैसे मान लो कि कोई आइडियलिज्म था, मेरा आदर्शवाद था, परंतु मैंने ऐसा नहीं, मैंने अपने आप को हमेशा इंप्रूवमेंट के अवसर पर रखा। मेरा मानना है कि आज ठीक ठाक लेवल पे हूँ मैं, मतलब इतना बहुत मैं मानता हूँ कि हमेशा सुधार की प्रवृत्ति रखनी चाहिए इंसान को। पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग होते हैं कास्टिज्म, एकदम भाई गांव में एकदम कास्टिज्म को कर रहे हैं, धर्म को लेके एकदम इधर उधर कर रहे हैं, वो जब ऐसे लिखेंगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ लिख ही नहीं पाएंगे।
जब वो सोचो कि मान लो जो कास्टिज्म को बुरा मानता है तो वो कास्टिज्म के बारे में कैसे अच्छा लिख देगा। तो उसके तो बचपन से जो माइंड में जो पढ़ा है, जो सुना है समाज में, उसको जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ वो वही लिखेगा और वो पकड़ा जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं होगा तो लिखवा लेना, मेरे से चेक करवा लेना, ऐसे आपकी मानसिकता पता लग जाएगी। आपको थॉट ऑफ प्रोसीजर क्या है, सोचने का तरीका क्या है, आपके वे ऑफ द थिंकिंग क्या है, तो आपके समय से पता क्या लाइफ स्टाइल है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बच नहीं सकते आपके, कितना भी चतुर व्यक्ति हो फंसेगा वो, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, विषय के अर्थ विस्तार से ही जुड़ी एक और समस्या यह है कि कई बार परीक्षार्थी उसमें निहित देश काल विस्तार को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। मैं वही बता रहा हूँ भाई, इंडिया के बारे में पूछे तो इंडिया के बारे में लिखो ना। दूसरा, काल समय अवधि क्या है, वर्तमान के बारे में पूछ रहा है तो भाई आपको ध्यान देना कि ज़्यादा ऐसा नहीं एंशिएंट काल का ज़्यादा लिख दिया अपन ने, नहीं, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो वे कुछ सीमाओं को अपने मन में खुद ही स्थापित कर लेते हैं, जबकि न तो वे विषय में वर्णित होती है, न ही तार्किक रूप से विषय की भाषा से निगमित होती है। ऐसी सीमाएं प्राय दो स्तरों पर होती है, देश तथा काल के आधार पर। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो देश के इंडिया के बारे में आप लिखो, जब उसमें दे दिया कि भारत के बारे में, पर याद रखना कि थोड़ा बहुत लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि 70-30 रेशियो मान लो, यही चीज़ याद रखना, ठीक है। तो देश के बारे में हो गया, काल के बारे में भाई प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हो तो हाँ थोड़ा बहुत एक एंशिएंट मिडिवल से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं पूरा ऐसे आप प्रेजेंट लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें न कालगत सीमा होती है, न ही देशगत सीमा, मतलब बहुत स्वतंत्र ऐसे के टॉपिक होते हैं जिसमें ना तो कोई समय सीमा होती है, ठीक है, न ही किसी देश के बारे में, वो स्वतंत्र, फिर आप उसमें कहीं से भी एग्जाम्पल ला के लिख सकते हैं। जैसे किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर, याद करो यही ऐसे अब की बार आया था, बस थीम थोड़ा चेंज करके, यही से, अरे यही यूपीएससी का आया हुआ पहले का ऐसे है, और यही 2023 में रिपीट हुआ था अब की बार। तो मैं बता रहा हूँ यही फ़ायदा है, अगर आप लिख लोगे ये जो जितने भी यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, मैं गारंटी बता रहा हूँ 2024 में आपको क्षणिक मतलब तनिक भरी भी दिक्कत नहीं होगी, अरे 84 ऐसे लिख लिया आपने, पर वही मैं बता रहा हूँ लिखोगे तब, ऐसे नहीं है, नहीं लिखोगे तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब जैसे ऐसी थीम है, आप केस कर पाओगे, सोचो जब मान लो कि इसी ऐसे पे काम कर लिया, मान लो इसी ऐसे से रिलेटेड मान लो कि अपने 2024 में भी आ गया, ठीक है। मान लो जितने भी अपन ने 2013 से लेकर 2023 तक किया ऐसे पे काम, अगर उन्हीं में से कुछ आ गया तो पहली बात तो जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से कि वो टॉपिक के थीम नहीं समझ, वो तो गलती नहीं होगी क्योंकि आपने यहाँ पे भी समझ के रखा है, वहाँ पे भी समझ, तो सब फट से आप हिंट कर लोगे, जोड़ लोगे फटाफट से। दूसरी बात, यहाँ पे आपने बहुत सारा काम किया तो वो फट से वहाँ पे काम आ जाएगा, फट से ऐसे टाइमली अच्छे तरीके से लिख लोगे तो अच्छे नंबर पाओगे। अरे यही तो होता है। देखो जैसे एक चीज़ याद रखना, ऑप्शनल हो, पीटी हो, कुछ भी हो, क्यों बोला जाता है कि भाई सब एक सी बात है कि बार बार लास्ट ईयर पेपर करो, ये सारी चीज़ें करो, बार बार लिखो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि यही ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, जीएस है, पीटी का जो भी है, पीटी में मान लो बहुत सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, क्योंकि बोलते हैं टॉपर के 80 नंबर, कोई 60 टेस्ट दे रहा है, कितने दे रहा है, उससे क्या होता है भाई वो टेस्ट दे के इतने कॉन्सेप्ट शार्प हो जाते हैं, फिर जब एग्जाम में जाते हैं ना फट से, अच्छा ये तो मैंने उस टेस्ट में याद, फट हो जाता है खटा। और मैं फिर बता रहा हूँ यही चीज़ है सबसे बड़ी जो करनी है भाई, बहुत मेहनत करनी है, यूपीएससी निकालना है तो मजाक में मत रहो, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, पीटी के, मेंस के, लास्ट ईयर पेपर पे मॉडल आंसर बनाना है। यही तो होता है ऑप्शनल में जो होते हैं कि भाई मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई 90-95 से लेके मॉडल आंसर बना लो, क्योंकि जब वहाँ पे जैसे बहुत बार क्या होता है जैसे एक पार्ट क्वेश्चन का पूछ लिया डायरेक्ट और वो आपने लिखा वहाँ से रटा हुआ तो फट से 5 पॉइंट लिखते हो, टाइम बच जाएगा आपका, बहुत अच्छे से वहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम ये बना पाओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेगा। देखो मैं फिर बताऊँ, जितने टॉपर आप उठा के देख लो वो यही काम करते हैं, तो उससे क्या है बार बार जब रिवाइज करते तो चीज़ें बहुत शार्प हो जाती है, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कहना मतलब कि जैसे ये ऐसे है 2023 में है, अगर ये पहले भी आया हुआ है उस पर एक अच्छे से काम कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो वैसे 2024 के लिए अपने को यही काम करना है, ठीक। अब देखो दूसरी बात, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है, इसमें किसी देश के बारे में तो बोला नहीं है, तो आप किसी भी देश काल के बारे में, ठीक है, ऐसा भी नहीं बोला कि वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में, तो सभी बात है वो भी सीमा भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के भी ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, स्वतंत्र विचार से आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, मतलब विचार मतलब उसके सराउंडिंग आप कहीं से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे विषयों पर निबंध लिखते समय केवल भारत और वर्तमान काल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया, भूत, वर्तमान, भविष्य के संदर्भ में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जिन विषयों का अंत होता है, ये मतलब ये टैग लाइन है कि मतलब जैसे होता है, जैसे शब्दों से होता है तो प्राय उनमें यह नजरिया लिया जाना चाहिए, जैसे मान लो किसी में बेहतर है, ठीक है, तो ऐसा होगा तो उसमें याद रखना कि भारत के बारे में नहीं, बहुत सारे देशों के बारे में आप लिख सकते हो, समय काल परिस्थिति की उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, दूसरी और कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिनमें देश काल की सीमाओं या परिधि का स्पष्ट संकेत होता है, जैसे आप देखो इसमें भारत का बोल दिया है, भारत के सम्मुख संकट आर्थिक या नैतिक,
सीधा बोल दिया भाई, आपके यही बताना कि भारत के संकट तो आर्थिक है नैतिक है। अब इसी के ही बारे में बताना है, भारत के बारे में ही बताना है। अब ऐसा नहीं अमेरिका की जाके प्रॉब्लम बता रहे हो आर्थिक और नैतिक, नहीं, यही चीज़ समझना है, ठीक है। विषय में निहित है कि निबंध में सिर्फ भारत का संदर्भ लिया जाना चाहिए, अन्य देश का नहीं। सीधा सा स्पष्ट लिखा हुआ। काल का स्पष्ट संकेत न होते हुए भी इसमें यह अपेक्षा साफ नजर आ रही है कि विषय का विवेचन वर्तमान काल को केंद्र में रखकर होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, आर्थिक नैतिक जो संकट है वो भारत का अभी ना सम्मुख संकट, मतलब अभी वर्तमान में कौन से संकट है, तो प्रेजेंट की बात करनी है आपको, होना चाहिए। हाँ, अगर आप आज के संकट को इतिहास से भविष्य से जोड़ना चाहे तो थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे भाई अमेरिका की बहुत सारी खराब नीतियाँ रही, उसके कारण जो भारत अभी आर्थिक संकट झेल रहा है, नीति संकट जो है काल जो है मेकाले, उसकी जो सारी योजनाएं थी उसके कारण अपनी एथिकल चीज़ें हो गई, एथिक्स खत्म हो गया, समझ में, तो वहाँ से जोड़ सकते हो। परंतु आपको आना फिर भी प्रेजेंट में ही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। जैसे क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था। अब देखो सीधी बात है, हमारा देश भाई भारत के तो हो ना आप, दे दिया। दूसरी बात क्या है, नीति गतिहीनता, बस सभी सी बात है कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो वैसे आज़ादी के बाद हो रहा है, ठीक है। या क्रियान्वयन गतिहीनता की अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस विषय में भी हमारे देश शब्द युग्म से देशगत संदर्भ साफ हो जाता है कि भारत के बारे में लिखना है। हमें संपूर्ण निबंध भारत के संदर्भ में लिखना चाहिए। बना दिया था, शब्दों पर गौर करें तो काल का संदर्भ भी स्पष्ट हो जाता है। हमें वर्तमान या भविष्य पर नहीं, सिर्फ भूतकाल पर चर्चा करनी, मतलब जो पहले जो भी जितनी पॉलिसी बनी है उसके कारण जो परिणाम अपन झेल रहे हैं, और वह भी सिर्फ आज़ादी मिलने के समय से अभी तक के कालखंड पर। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, भारत तो पॉलिसी फॉर्मेशन तभी बना रहा है ना, उससे पहले तो अंग्रेज बना रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ याद हमेशा रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक की थीम में फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे देखो, कुछ विषयों में देश काल के संदर्भ में अस्पष्ट होते हैं, उनमें आपको अपने विवेक से परिधि तय कर लेनी चाहिए। क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है? अब देखो ये रियलिटी में बात है, तो वर्ल्ड लेवल पे भी है यही बात है, परंतु ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आपको इंडिया के संदर्भ में लिखना है, परंतु ऐसा नहीं विदेशों के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। ऐसे विषयों में काल की परिधि तो महसूस की जा सकती है, वर्तमान काल है, क्योंकि क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ता है इस तो युवाओं के हित में, तो ये तो पता लग रहा है कि भाई वर्तमान काल के बारे में। किंतु देश या स्थान का विस्तार अनिश्चित है। प्रतीत होता है कि ये भारत की हालिया घटनाओं के आलोक में पूछे गए विषय है, पर यह भी सच है कि कम या अधिक अनुपात में ये समस्या पूरी दुनिया में व्याप्त है। ऐसे विषयों पर सही तरीका यह है कि हम 70 से 75% चर्चा भारत के संदर्भ में करें और उसके साथ साथ विश्व के उदाहरण भी जोड़ते चले। राष्ट्रीय प्लस वैश्विक आपको दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ अपने समझ में आ गई कि ऐसी जो थीम होती है उसको समझना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और सबसे पहली भाई उसकी डिमांड क्या है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझ लेना। कौन से कहाँ तक लिखना है, इंडिया के बारे में लिखना है, इंडिया से बाहर के बारे में लिखना है, ठीक है। समय काल पीरियड क्या है, प्रेजेंट में लिखना है, भूत में लिखना है, भविष्य में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये हो गया। 7 चरणों में समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे क्लास में फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो आगे दूसरा चरण है विषय से जुड़े निबंधों को बिंदुओं को खोजना। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो काम हो गया जो कल मैं करवाया था। अब इसमें अपन ये देखेंगे भाई किस किस तरीके से सोच सकते हैं। तो मैंने बता दिया GS 1 से लेकर GS 4 तक का तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आप PT वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकते हो। एक WH वर्ड वाला मैंने तुम्हें बताया था तरीका, ठीक है, वो तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लो अपने ऐसे का थीम लिया, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। अब देखो इस टाइप के जो थोड़ा कठिन वर्ड होते हैं जिसमें समझ नहीं आता, तो मैं फिर बता रहा हूँ इसमें क्या करना है, वर्डों को तोड़ लेना। पहले तो निष्काम से आप सोचो कि निष्काम क्या होता है। निष्काम मतलब ऐसी इच्छा, जिसमें मतलब ऐसा मतलब जब आप काम करो तो इच्छा मत करो। तो इसमें याद करो गीता को बहुत अच्छा श्लोक आ जाएगा, कर्मण्य वारिशिक माँ फलेशु कदाचिदा, वो वाला जो श्लोक हो याद होना चाहिए, वो बहुत अच्छा श्लोक है कि भाई अपना इंसान जो तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। तो पहली बात तो ये वर्ड अपने को अब समझ में आ गया। तो ऐसे टॉपिक में जो हार्ड लगे ना आपको टॉपिक, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऐसे को तोड़ लेना, उसमें ब्रेक डाउन कर लोगे ना, बहुत ईजी टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो पहला ये वर्ड अपने को क्लियर हो गया। अब आगे देखो, बौद्धिक जिज्ञासा, इसको दोनों को वर्ड को एक साथ लो। मतलब जिज्ञासा ऐसी नहीं फालतू की नहीं, बौद्धिक जिज्ञासा जो मतलब जैसे न्यूटन भाई सेव क्यों कर रहा है, तो ऐसी बौद्धिक जिज्ञासा देखो फिर न्यूटन ने लॉ बनाए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो, ठीक है, बहुत ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि जैसे बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा, कभी बच्चों में देखना, कभी बच्चों से मिलो, वो बहुत सारी जिज्ञासा करते रहते हैं, परंतु वो नहीं, बौद्धिक जिज्ञासा जो मतलब बहुत कुछ अच्छा मर्म दे, कुछ सीखने को मिले उस समाज देश को, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, वो बौद्धिक जिज्ञासा उसकी बात करें, फालतू जिज्ञासा की नहीं। तो यहाँ पे याद रखना जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती है, बौद्धिक वो बौद्धिक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, ठीक है।
तो पहली बात तो निष्काम, फिर दूसरा ये वर्ड अपने को समझ में आ गया, बौद्धिक जिज्ञासा। ठीक है, अगला देखो यथार्थ सभ्यता। सभ्यता मतलब कि जैसे मान लो कोई भी कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होती है, भारत की सिविलाइजेशन है, ठीक, हड़प्पा सिविलाइजेशन अपन ने जैसे देखा था। यथार्थ मतलब जो वास्तविक रूप में है, ठीक है, यथार्थ मतलब रियल जो है वैसी सभ्यता, ऐसा नहीं काल्पनिक सभ्यता की बात नहीं हो रही है, आइडियलिज्म वाली बात नहीं हो रही, रियल रियल उसकी बात हो रही है। तो ये वर्ड भी अपन समझ गए। ठीक है, का जीवन रस है। ठीक है, अब समझ में आ गया जीवन रस तो वैसे वैसी बात है कि जिसमें मतलब जीवन का सारांश हो। कल शायद ये भी मेरे को पूछ रही थी, कौन सी रिद्धि भी पूछ रहे थे कि सर क्या ही मतलब है जीवन में, सब लोग तो वही काम कर रहे हैं जो जानवर भी वही काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर जीवन का क्या मतलब हुआ। तो शायद मैं इस टॉपिक के बाद में, यार ये टॉपिक शायद देखो तो रियलिटी में इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसको ब्रेकअप और डाउन किए तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग अपने को समझ में आ गया कि भाई इससे पहली बात तो ऐसी बौद्धिक जिज्ञासा होनी चाहिए जो निष्काम हो, जिससे आप कुछ मतलब ऐसा अपेक्षा ना करो इसका रिजल्ट आएगा तो मैं ये काम कर लूँगा। वही यथार्थ सभ्यता जो मतलब कि अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन बनती है, उनका जीवन रस होता है। ठीक है, अब मैं जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे न्यूटन था। ठीक है, अब न्यूटन भाई सेब के वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा, उसके अंदर जिज्ञासा आई, फिर उसने सोचा ये नीचे क्यों गिरा। अब सोचो, ध्यान से समझना ये चीज़। अब वो उस पे जो काम कर रहा है उसके बारे में उसने सोचा, इतना मेहनत किया सारी चीज़ें, तो वो ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रहा कि मुझे इससे कुछ परिणाम मिलेगा, मुझे बहुत बड़े कोई पैसा मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा था उसकी। और सोचो कि उसी का न्यूटन ने लॉ दिए। ठीक है, आज पूरा दुनिया उसी पे काम कर रही है। तो यही जो ऐसी जो जिज्ञासाएं होती है, बौद्धिक जिज्ञासा ऐसी जो निष्काम हो, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, कुछ क्या होगा, क्या फायदा नुकसान हो, वो नहीं सोच रहा है, बस वो अपना जो कार्य है वो उसमें कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग जो यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अब्दुल कलाम के बारे में सोचो। तो मेरा कहना मतलब देखो ध्यान से समझना, कल भी मैं अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही चीज़ है सेम, बस ऐसे के अनुसार आपको चीज़ों को मोल्ड करना है। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम के मैं कल बारे में बता रहा था कि वो सोचो जब वो मान लो उनकी शादी के डेट था तो सोचो वो प्रयोगशाला में ही रह गए, निष्काम। सोचो वो ऐसे नहीं है कि आज के लोगों की तरह जा रहे हैं। ये देखो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी आना चाह रहे हो, अगर आपके अंदर ये है कि अब मैं सैलरी उठाना चाहता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, विश्वास नहीं करो, मेरे साथ आज एक मेरा दोस्त आया था, मतलब बहुत बड़ी जगह पोस्ट पे है, कोल इंडिया में काम करता हो, 1 लाख रुपए सैलरी है उसकी तो वो मेरे को आज बता रहा था कि भाई मेरे ऑफिस में ये लोग करप्शन कर रहे हैं, ये है, करोड़ों रुपए मतलब इधर उधर हेर फेर हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, जब तक देश में ऐसे लोग रहेंगे ना तब तक विकास नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, तो मतलब ऐसे लोग चाहिए, अब्दुल कलाम जैसे लोग जो भाई काम करते करते सोचो अपनी शादी की डेट भूल गए। तो ऐसे निष्काम लोग जिनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे मान लो कि इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जैसे अमेरिका में मान लो दवाइयों पे रिसर्च चल रही है, परंतु सब वो क्या, वो दवाई की कीमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो निष्काम नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना। वो बौद्धिक जिज्ञासा ऐसे लोग नहीं, यथार्थ सभ्य तो ऐसे लोग तो उल्टा स्वार्थ जो है उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। परमाणु बम का बन रहा है तो परमाणु बम बन रहा है तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसी बौद्धिक जिज्ञासा नहीं। बौद्धिक जिज्ञासा ऐसी पहली बात तो निष्काम होनी चाहिए, उसके रिजल्ट की कोई अपेक्षा नहीं हो। ठीक है, न्यूटन हो गया, ठीक है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था वो कौन था। ठीक है, कौन था बल्ब का आविष्कार किया था, एडिशन। हाँ एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, ध्यान समझना। अब जैसे उसके बारे में बोला जाता है कि उसको जब वो स्कूल जाता था तो उसको बाहर निकाल दिया गया था, तो फिर उसकी माँ ने उसको ये बोला, देखो मैं कुछ कुछ स्टोरी बता रहा हूँ, याद रखना, ये बहुत बार आपके जीवन भर ऐसे में काम आएगी आपकी चीज़ें। तो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो ऐसा था कि वो थोड़ा मंद बुद्धि था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब स्कूल जाता था तो टीचर उसको कुछ पढ़ा रहा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था उसको, मतलब 0/0। ठीक है, ऐसे होता है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे लोग ही बहुत बड़े चमत्कार करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, और ये मेरे जीवन में अपने पर्सनल देखा, ऐसे नहीं कि मैं थॉमस एल्वा एडिसन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, मैं 8th क्लास में जब पढ़ता था तो मेरे साथ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल रहता है कि 8वीं क्लास तो बच्चों को हिंदी की कॉपी भी नहीं पढ़नी आती, इंग्लिश तो भूल जाओ। अरे इंग्लिश तो बहुत दूर दूर की बात है, इंग्लिश से तो लोग डरते थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं जब 8, 9, 10th क्लास तक पढ़ा तो मैं ही एकमात्र बंदा था कि जिसको इंग्लिश पढ़नी आती थी। और कोई भी ऐसे बच्चों को इंग्लिश तो दूर भूल जाओ, उसके क्या क्या गए भी, मतलब बोलते हैं ना कि वो ये भी नहीं पढ़ पाते थे। जैसे मान लो उसी ये देर तक हम भी है सर। नहीं, मतलब ये है, ये भारतीय, ये मैं बता रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी खामी है ये एजुकेशन सिस्टम की, बहुत बड़ी खामी है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में इंडिया की बहुत बड़ी, देखो इसीलिए मेरा मानना है कि देखो यही चीज़ें हैं जो देश को करप्ट करके रखी, यही चीज़ें। एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं होगा तो कहाँ चीज़ें सही होगी। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे 8th क्लास में लोगों से तो इंग्लिश तो भूल ही जाओ, हिंदी भी पढ़ना नहीं आती थी। तो ऐसा था कि शायद उस टाइम 90 के समथिंग ऐसे बच्चे थे। ठीक है, तो उसमें से कम 20-25 बच्चे फेल हो गए थे।
मैथ में फेल हो, कोई इंग्लिश में फेल हुआ, ऐसे करके 20-25 बच्चे फेल हो गए थे। मैं फिर बता रहा हूँ जो पास हुए वो भी उस लायक नहीं थे। अगर रियलिटी में बता रहा हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ये रियलिटी है। आज लोग यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करने आ जाते हैं। रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर उनकी बीए की कॉपी है, मान लो कि वो बीए कर रहे थे या 11th-12th कहीं से पास करके आए, 10th पास करके आए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उनकी अगर अच्छे से कॉपी चेक होती तो वो पास भी नहीं होते 10th क्लास में। अगर पैरामीटर अगर सही रखा जाता, मैं बता रहा हूँ ना, स्कूलों में मतलब ऐसे पास कर दिया जाता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सोचो जो मैं जिस क्लास को बच्चों को मान लो कि इंग्लिश में ये टुडे पढ़ना नहीं आ रहा, वो सोचो इंग्लिश का पेपर पास कर जा रहे हैं। सोचो मैं बता रहा हूँ क्या होता था पर्चियाँ दी जा रही, टीचर पर्चियाँ दे के आता था। मेरे खुद को याद है, मेरे को 8वीं क्लास में मेरी कॉपी उठा के सर किसी को दे दिए थे। 10th क्लास में वैसा ही हुआ था, मेरी कॉपी उठा के किसी को दे दिए थे। तो यही चीज़ें इंडिया में, यही करप्शन, यूपी बिहार में यही चीज़ें एकदम बड़े धड़ल्ले से चलती है। इसलिए देखो ना, यूपी के जो एमएससी किए हुए थे उनको मैथ का क्या नहीं आता है। एमएससी किए हुए मैथ से, बीएससी किए हुए हैं, ये शायद सना ने भी एग्जाम्पल देखा होगा, रील है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम की खामी है। ये साइलेंट करो अपनी तरफ से, किसका है वो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना। तो जब क्या होता है कि जब इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम रहता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कतें आती है। तो उसमें एक लड़का तो फेल हुआ 8th क्लास में, फिर बाद में सोचो उसने अगले साल 8th क्लास को टॉप किया। तो ऐसे लोग, ऐसे नहीं कि थॉमस एल्वा एडिसन ही है। एक मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त था, मतलब वो 10th में सोचो ऐसे पढ़ के पास हुआ था। फिर उसने साइंस मैथ ले लिया, तो उसको 50% समथिंग ऐसी बनी थी, उसने साइंस मैथ ले लिया। तो फिर 12th में 2nd ग्रेड से पास हो गया, 2nd डिवीजन से पास हो गया, वो निकल गया। पर सोचो उसके बाद में उसने अपने आप को इतनी मेहनत किया, वो सोचो सीजीएल में सोचो 200 में से मैथ में 190 192 नंबर आते थे उसके। तो मेरा कहने मतलब है कि देखो ये आता है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं कि थॉमस एल्वा एडिसन भी बनते थे, ऐसा नहीं है आज भी बन सकते हो। तो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ भी ऐसा था, उसको मंदबुद्धि था, तो उसको इतने ज़्यादा समझ में आता नहीं था। तो ऐसा था कि जब भी मान लो क्लास टेस्ट हो रहे थे, उसके बिल्कुल कम नंबर आते थे। उसकी माँ को बुलाया गया, उसको बोला कि हमारे स्कूल ऐसे बच्चों को नहीं रख सकती, आप इसको ले जाइए। तो उसको ले आई माँ उसको। तो फिर वो पूछा थॉमस एल्वा एडिसन की, मम्मी क्या हुआ, मैं स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो मम्मी बोली कि जो वो बच्चे हैं वो तुम्हारे साथ पढ़ने लायक नहीं है, तुम बहुत आगे हो। तो सोचो मतलब यहाँ पे उसकी जो माँ की भूमिका रही है, सकारात्मक अभिव्यक्ति है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो आखिर में देखो फिर वो उसने दुनिया के लिए बल्ब का आविष्कार किया। सोचो ये याद रखना, अगर वो स्कूल में पढ़ते रहता तो पता नहीं क्या ही बनता, नॉर्मल इंसान की तरह निकल जाता। अरे बात सही है, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, स्टीव जॉब्स हो गया, बहुत सारे लोग जिन्होंने कॉलेज कभी पढ़ाई नहीं की। सबसे बड़ा जो अभी जो बहुत रॉकेट साइंस में सब जिसने चमत्कार किया है, क्या नाम है उसका, एलन मास्क। भाई वो कभी कॉलेज नहीं, उसने कॉलेज छोड़ दिया था। और आज सोचो कि साइंटिस्ट लोग सब उसके नीचे काम कर रहे हैं जो इतने पूरा जीवन लगा देते हैं, आज उसके काम कर रहे हैं। वो बंदा अकेला अपने लेवल पे चीज़ों को कहाँ ले गया। तो इसका मतलब समझो, जो करना चाहता, पढ़ना चाहता है, उसके लिए स्कूल कॉलेज ये ज़रूरी नहीं है। फिजिक्स वाला देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल। भाई उसने खुद ने फर्स्ट सेकेंड ईयर में उसने छोड़ दिया था, बीटेक जो कर रहा था छोड़ दिया था, फिर आज देखो किस लेवल पे है वो। तो मतलब मेरा कहना है सफल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इंडिया में क्या हो ना भाई, डिग्री सिस्टम का अनिवार्य करना, ये बहुत चीज़ें हैं जो गांधी जी हमेशा इसके विरोध में थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए जो निष्काम हो, वही जो है असली सभ्यताओं का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मान लो एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, थॉमस एल्वा एडिसन का मैंने नाम दे दिया, ठीक, न्यूटन का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध सोचो ना, महात्मा बुद्ध के पास सोचो राजपाट सब कुछ था। मैं महात्मा बुद्ध के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध का ऐसा था कि जब पहले क्या होता था, देखो जितने राजा महाराजा होते थे, अरे आज भी चलता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम, आपने भी देखा होगा कि भविष्यवाणी होती है। जो मान लो कि घर के जो पंडित लोग होते हैं, जो भी है, उनसे दिखाया जाता है कि ठीक है इसका भविष्य क्या रहेगा, क्या है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर दिया था कि ये वैरागी बन जाएगा। अब उसके पिता को चिंता थी, क्योंकि एक ही तो बच्चा था उनके, ठीक है। तो अब सबाई सी बात है, वो चाह रहा था कि राजपाट संभाले, बस सबाई सी बात है कि हर यही चाहता कि पिता की मेरा जो आगे आने वाला वंश है उसको आगे बढ़ाए उसके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई वैरागी व्यक्ति कब बनेगा, व्यक्ति वैरागी तभी बनता है कि जब वो बाहर को दुख, इन चीज़ों को देखेगा, रियलाइज़ करेगा, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें। तो उसको पहली बात तो महल से बाहर जाने नहीं दिया, 20-25 साल तक उसके जीवन में सोचो महल से बाहर ही नहीं गया। उसके आनंद प्रमोद के जितने भी साधन थे उसको उपलब्ध करवाए गए, स्त्रियाँ चारों तरफ, जो भी है उसको जो भी चाहिए उस तरीके से। बाद में उसको स्त्री बोला जाता है कि मतलब भारतीय समाज में ये माना जाता है कि किसी को स्त्री उससे बांध दो ताकि वो कभी फिर इधर जाएगा नहीं, तो उसके फिर शादी भी कर दी जाती है, ठीक है, फिर उसके बच्चा भी हो जाता है, ठीक है। फिर आखिर में क्या होता है कि वो व्यक्ति मतलब
जब एक बार ऐसे राज्य देखने के लिए बाहर निकलता, पहली बात उसको लाभ होता ही नहीं था। फिर वो एक बार याद करो, घोड़ा कंथक ऐसे कुछ नाम है, जैसे पीटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उसके साथ जो भी था, मतलब स्टोरी समझो कि मतलब वो जब बाहर जाता तो पहली बात देखता है कि व्यक्ति वृद्ध भी होता है, उसको पता भी नहीं था। सोचो महल में ही पूरा अपना जीवन उसने जिया कि वृद्ध व्यक्ति कोई वृद्ध भी होता है, बुढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, ठीक है, इंसान ऐसे होता है। फिर उसने देखा कि एक साधु आत्मा है, वो एकदम खुश है, तो वो फिर अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अब ध्यान से समझना, और वो बौद्धिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर में मैं जीवन मरण के चक्कर से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, निष्काम मतलब अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो ऐसी तपस्या इसलिए जा रहा है कि मैं कल जाके बड़ा बाबा बन जाऊंगा, ऐसे जैसे आजकल जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं फिर उसको मिसयूज करते हैं। ध्यान से समझना, तो बौद्धिक जिज्ञासा हुई उसकी कि नहीं, ये जो जीवन चरण की मरण के चक्कर से उसे मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। अब सोचो फिर वही है महात्मा बुद्धि, जो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। तो सोचो वही है आज जो कितनी सभ्यता को, एक बुद्ध धर्म को उसने जन्म दिया, एक नई जो फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, उस तरीकों को आगे बढ़ाया। तो आज सोचो जीवन जो बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध को फॉलो करके लोग कितना अपने शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो सभ्यताओं के यथार्थ सभ्यताओं को निर्माण कर पाते हैं। तो मेरा कहने मतलब कि देखो, अब ये टॉपिक कितना हार्ड था, अब आराम से इतनी ईजी बन गया। अब सोचो और बहुत सारे एग्जाम्पल, आज मैं ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा देता हूँ। अब आप बताओ और क्या एग्जाम्पल इसमें सोचा जा सकता है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रहता है। अब देखो एक चीज याद रखना, इसमें क्या है ना कि आपको पक्ष और विपक्ष में लिखना है। तो ये तो मैं पक्ष वाले एग्जांपल बता दें, कुछ विपक्ष वाले, जैसे लादेन है। लादेन सोचो कि पढ़ा लिखा इंजीनियर सब कुछ है, परंतु उसकी निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा नहीं थी। उसकी जिज्ञासा क्या थी कि मैं अमेरिका को बर्बाद कर दूँ, ये कर दूँ। सोचो वो फिर यथार्थ सभ्यता को निर्माण नहीं करती है, वो तो फिर उल्टा सभ्यताओं के लिए संकट लाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि पक्ष विपक्ष में भी अपने को लिखना है। बहुत सारे लेके, जैसे मान लो कि करप्शन में जो लोग लगे रहते हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, उनका जो जिज्ञासा उनको लग रही है कैसे मुझे करप्शन करना, क्या है, चोर है वो भी उसको लग रहा है, और उसका क्या स्वार्थ है। तो जब स्वार्थ है तो निष्काम नहीं रहा ना, जब नहीं रहेगा तो यथार्थ सभ्यता नहीं बनेगी ना। तो वहाँ पे भी क्या होगा, जीवन रस से होगा, फिर जीवन तो जहर बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कुछ समझ में आया। अब मैं देखो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कल अभी देखो ये टॉपिक बिल्कुल एकदम फिट बैठ गया, तो मैं चीज़ें कुछ और चीज़ें बताता हूँ जिससे लोग, मतलब आप लोगों को लगता है कि जीवन में ठीक है हम IAS बन जाएंगे, ठीक है, IAS बन के हम ठीक है थोड़ा बहुत समाज से भला कर दिया तो कर दिया, अपना पेट पूर्ति करेंगे तो मेरा कहने वाला कि देखो जीवन ये नहीं है, अरे ये रियलिटी है, जीवन रस ये नहीं होता। कि जैसे मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके आसपास लोग आपने देखा होंगे, बहुत सारे मर भी गए होंगे, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि उन व्यक्ति को किस काम के लिए याद किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा रियलिटी में जीवन क्यों जीना चाहिए। कभी आप ये चीज़ सोचो कि इस दुनिया में जो जितने भी महान लोग हैं, जितने भी आप कोई भी महान लोग सोच लो, महात्मा गांधी ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, महात्मा बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, न्यूटन ले लो, कोई भी लोग ले लो, याद रखना उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पालन, ये तो सब लोग ही करते हैं, कुत्ता भी यही काम करता है, बिल्ली भी यही काम करती है, जिन्होंने अपनी सीमा, अपने आप के बारे में सोच के, अपने परिवार से हट के समाज के बारे में, देश हित में बारे में, ठीक है, समाज के बारे में, देश हित के बारे में, विश्व के बारे में जिसने सोचा है, मतलब जो इन सीमाओं से स्वतंत्र हो गया, मतलब आज़ाद हो गया कि घर परिवार की सीमाओं से, वही लोग इस दुनिया में महान बन पाते हैं और उन्हीं का जीवन सार्थक हो पाता है। ये चीज़ याद रखना ना कि जो निजी जीवन अपना जो है, इसीलिए जो करप्शन जो लोग करते हैं वो क्या कारण है, वो निजी जीवन, अपनी प्राथमिकता अपना, बस मैं और मेरा परिवार, ठीक है। या फिर जो कुछ लोग जो अपने जो कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, कास्टिज्म तक, या कोई रिलीजन को प्रमोट करते हैं, तो वहीं तक ये लोग सीमित है। मैं फिर बता रहा हूँ ये लोग महान नहीं बन सकते। और जिनकी विचारधारा, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों के अगर तुम्हारे अंदर ये विचारधारा है, कास्टिज्म, धर्म को लेके ऊंच नीच का भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। जीवन में फिर बता रहा हूँ, हो सकता है IAS बन जाओ, कुछ भी कर लो, जीवन में सफल नहीं हो पाओगे आप। और आप कभी भी जीवन के एक मर्म होता है उस पर कभी नहीं पहुँच पाओगे। आखिर में जब मरोगे ना, ये चीज़ याद रखना, जिस दिन आपका अंतिम दिन आएगा ज़िंदगी का, उस दिन याद रख लेना आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी रह गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि जीवन यही है कि आपको, मतलब मरने के बाद कितने लोग आपको याद रख पा रहे हैं। रीज़न है कि आपको अच्छे कारणों से, बुरे कारणों से तो क्या ही है, पर मोस्टली इस समाज में देखना कि वही लोगों को याद किया जाता है, वही लोग इस समाज में, आप कहीं पे अपने समाज में उठा के देख लो आसपास, वही लोग जो ज़्यादा समझे जाते हैं, सही समझे जाते हैं, मान लो जिनको लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने मतलब अपने परिवार और खुद की सीमाओं से निकल कर देश समाज कल्याण के लिए कुछ किया, तो वही उनका जीवन ही मतलब इसलिए बोला निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा।
तो ऐसे लोग ही जीवन में अपने सफल हो पाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने एक नॉर्मल बताया। एक आध्यात्मिक भी होता है कि भाई अपने जीवन मरण का चक्कर से बाहर निकलो, वो एक अलग आध्यात्मिक हो गया। परंतु देखो मेरा मानना कि देखो मैं अब देखो मैं मेट्रोमैन ई श्रीधरन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, मेट्रोमैन जो है, जिसको मेट्रोमैन भी बोला जाता है, ई श्रीधरन, ठीक है। इसके बारे में सोचो, ये बंदा जब दिल्ली की जो ये था, बहुत बड़ी समस्या हो गई थी उस टाइम ट्रैफिक की, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये लिख लेना, यही काम आएगा ऐसे में, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, दिल्ली की बहुत ट्रैफिक की समस्या हो रही थी, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। लोगों का आवा जावा बहुत दिक्कत हो गया था, तो इनको बुलाया गया, ठीक है। तो इनके अंडर गाइडलाइंस में लेना था, ठीक है, काम। तो इन्होंने पहली कंडीशन ये रखी कि देखो मैं काम करने को रेडी हूँ, कोई मुझे इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जो इंटीग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा जिनके अंदर होती है, भाई ऐसे इंसान बनाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस दिन अगर आप पैसों के आगे झुक गए, ठीक है, आपका जीवन कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं। कुत्ते के समान है, कुत्ता जैसे रोटी के आगे झुक जाता है ना, जो व्यक्ति अगर पैसों के आगे झुक गया, जिसने अपनी इंटीग्रिटी को छोड़ दिया, वो उसका जीवन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वो कोई जीवन नहीं है। आप लोगों को लगेगा हम आनंद में अपने जीवन को जी रहे हैं। याद करो, शायद मैंने उस दिन आप लोगों को वो स्टोरी सुनाई थी, याद है ना, वो वाल्मीकि वाली मैंने, हाँ, वाल्मीकि के बारे में सुनाए थे ना, कि वो पहले अपने घर परिवार के लिए लोगों को लूटता था, फूटता था, फिर आखिर में क्या हुआ, उसको पता लगा, रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ, घर वाले मेरे साथ में नहीं, पाप के भोगी। तो वही है चीज़, ये याद रखना। आज आप करप्शन ले रहे हो, कल मैं बता रहा हूँ आपके घर वाले गाली देंगे आपको। ये क्या लगता है तुम लोगों को? ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं, हाँ, आज के समाज में, मैं फिर बता रहा हूँ, वही समाज, जैसे मान लो कि आज मेरा दोस्त बता रहा था कि मतलब वो जहाँ पे अभी रुका हुआ है, उसके मामा की लड़की है, तो उसके जो जीजा जी हैं, मतलब तो उसके कोई दोस्त है, तो डीएसपी में यहाँ पे है कोई, ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो बोल रहे थे कल रात को मतलब एक बैग पूरा भर के पैसों का लाया था तो मतलब समझ रहे हो करप्शन किस लेवल पे है। पर याद रखना, ऐसे लोग जो मतलब कि ठीक है, समाज उसका वो हाई फाई लाइफ जी रहा है, सब कुछ है, पर मैं फिर बता रहा हूँ, कल मरेगा ना तो उसके लोग उसी को गाली देंगे। भाई कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या, कितने लोगों की रोटियां को ये अपने लिए अंदर दबाया। मतलब समझो ये चीज़, मतलब आखिर में याद रखना, गलत चीज़ गलत ही होती है और सही चीज़ हमेशा सही होती है। बोलते ना, सत्यमेव जयते, सत्य। हाँ बोलो। हमके सर आज के समय में कलयुग में कहा गया सर, राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब कुछ काम। सर बिना पैसे नहीं, एक ये चीज नहीं नहीं नहीं, ये चीज याद रखना। अगर तुम लोग आज आप भी अगर इस लोग से अगर परे, मैं बताऊं, कल आप करप्शन करोगे, मैं तो लिख के दे रहा हूँ गारंटी। जिन लोगों की नहीं सर, वो नहीं सर, हम बता रहे हैं सर, तो यहाँ तो अरे ऐसे नहीं है यार, तुम कैसी बात करते हो। मैं बता रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ होता ना, तो आज इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रहती। हाँ सर, वो तो है। तो फिर पैसा ही सब कुछ होता, तो पैसा सब कुछ नहीं होता भाई। आप ये चीज जीवन से निष्कर्ष निकाल दो। पैसे आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, परंतु आपको एक इंसान नहीं बना सकता। ये चीज याद रख लेना आपको, ठीक है। जैसे एक ऐसा आया था, मनुष्य से मानवता का सफर, भाई उसमें यही है, मनुष्य तो बन जाओगे पर मानव नहीं बन पाओगे आप। एक आएगा अपन इससे पढ़ेंगे अपन एक। भाई मैं फिर बताऊं, यूपी से ऐसे ऐसे क्यों पूछ रहा है, वो आपको भाई जीवन का मर्म समझो, ठीक है। तो मैं ई श्रीधरन के बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में ऐसा था, वो बंदा भाई सीधी सी बात है, उसने ऐसा बोला कि देखो मैं काम करने को रेडी हूँ, परंतु मेरे सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई राजनेता हो चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री का कॉल आ जाए, अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, जैसे आप सुना होगा भाई रोड बनती है तो बहुत बड़ा करप्शन होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो भाई मेट्रो यहाँ से जानी है तो यहीं से ही जाएगी। अब ऐसा नहीं किसी राजनेता की यहाँ पे ज़मीन आ रही है तो यहाँ से घुमा दो मेट्रो। उसने साफ बोल दिया, मैं काम करूँगा जनता की भलाई के लिए, ना कि तुम लोगों के लिए नहीं। उसने साफ क्लियर बोला था, ये चीज़ याद रखना, साफ सीधा क्लियर मैसेज था, मैं तभी ही काम करूँगा, और जब मैं काम करूँगा तो मुझे कोई फालतू की रोका टोकी नहीं चाहिए। मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें इंटीग्रिटी होती है, उनका ही सम्मान होता है। ई श्रीधरन, अब देखो वो जिस दिन मर भी जाएंगे ना, उसके बाद में पूजे जाएंगे। जिस दिन मेट्रो में तुम सफ़र करोगे उसको याद रखोगे, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, करप्ट लोग, उनको कौन याद रखता है। तो मतलब उन्होंने साफ क्लियर कट मैसेज दे दिया था। यही कारण है कि आज दिल्ली में जो मेट्रो सफल रूप से काम हुआ, फिर उसके बाद में उसने कलकत्ता मेट्रो, बहुत सारी जगह मेट्रो पे उन्होंने काम किया। फिर अभी सोचो, अभी जब उनका रिटायर्ड हो गए, सब हो गए, तो शायद उनको है ना, शायद चुनाव भी लड़ाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जो भी है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ, जो अभी जो है, अभी वो प्रेजेंट टाइम में जो लाइफ जी रहे हो, उन्होंने एकदम पूरी जो अपनी जो
बोलते हैं ना कि जैसे 4 प्रकार की होता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थाश्रम, तो वो अभी एकदम पूरा संन्यास आश्रम उन्होंने, मतलब वो है स्पिरिचुअली भी, और मेरा मानना है कि स्पिरिचुअली कहीं न कहीं है ना, आपको एथिकल बनाने के लिए बनाता है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप मतलब आध्यात्मिकता को फॉलो करते हो तो कहीं न कहीं आपको ना एथिकल वैल्यूज़ आपकी अच्छी होगी। ये मेरा पर्सनली भी मानना है, और ये है। तो वो आजकल जो है अपना आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अपना जो है संन्यास वाला। तो वो गवर्नमेंट ने बहुत बार उनको बोला कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजर बना के, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, अब जो मेरी क्षमताएँ थी मैंने देश के लिए किया। अब जो मेरा काम है कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने जीवन को मैं आध्यात्मिकता के लेके जाऊँ, ताकि मैं कल भगवान को जवाब दे सकूँ कि अपना भाई सभाई की बात है, तुम किस लिए आए थे यहाँ पे। तो मेरा कहने मतलब देखो, अब उनकी लाइफ देखो भाई, जब तक सेवा में रहे, देश की सेवा किए। अब जब उनका निजी जीवन है, भाई सभाई सी बात है, अब वो आध्यात्मिकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आध्यात्मिकता कभी गलत नहीं होती है। लोग आज गलत बना दिए हैं, बहुत सारे आडंबर लोग करते हैं। आध्यात्मिकता गलत नहीं, अब सोचो अपने, उन्होंने देखो जब सर्विस में रहे तब भी आध्यात्मिकता उनके साथ रही ना, इंटीग्रिटी जैसे वैल्यू रहे, करप्शन उन्होंने कभी किया नहीं। और आज अपने जीवन के जो अपने पर्सनल जीवन है उसको भी अच्छे लेवल पे जी रहे हैं, अपने आध्यात्मिकता के लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, तो यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जिससे मतलब है ना कि यथार्थ सभ्यताओं का निर्माण होता है, और जीवन रस वही है, लाइफ़ का वही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो शायद आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। भाई जीवन में फिर बार बता रहा हूँ, तुम लोग आज अपनी सीमित आवश्यकता हो, अपने पेट पूर्ति के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर जो पेट पूर्ति के लिए जो काम करते हैं, फिर लोग चोरी करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे जीवन में, जैसे मैं जब दृष्टि में जब काम कर रहा था, तो ऐसा होता था कि देखो भाई, मैं जैसे मेरे से एक अपेक्षा की जाती थी कि मेरे से 4 आंसर लिखा जाए, कि आप डेली के मेन से 4 आंसर लिख दो, अगर आप इतना काम कर रहे हो तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं उनको 20-20 लिख के देता था। तो मेरे को जो एचओडी तो वो बोलते थे, भाई क्यों, आखिर में हम, भाई आप 4 भी लिखोगे ना तभी। मैं बोला कि मैं बैठे नहीं रह सकता भाई, सीधी सी बात है, मैं काम करने आया हूँ, मैं काम करूँगा। अब वहाँ पे जो ऑफिस में जो वो लोग होते थे, गप-सप करते रहते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे, एक पेज भी नहीं लिखते थे। मैं आखिर बता रहा हूँ, जैसे मेरे जो, मैंने लगभग 3000 के समथिंग ट्यूशन लिखे थे 4 मंथ में, 4 मंथ के पीरियड में। वही एक बंदा था जो मेरे से पहले काम कर रहा था, 50,000 रुपये सैलरी पा रहा था वो। उसने लगभग बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन भी नहीं लिखे थे, और आखिर में ऐसा हो तो 20 क्वेश्चन मैं तो बोला था सर ये सिलेक्ट करने के लायक भी नहीं है। तो मतलब मेरा कहना मतलब समझो ये चीज़। अगर यार आप देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, लोग क्या होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में चाहे प्राइवेट जॉब में, कहीं पे भी देख लो, कामचोर आदमी आपको हर जगह मिल जाएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, यही लोग हैं जो देश को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं, जब भाई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है, तब तक कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखना। नेवर नेवर कभी ये चीज़ याद रखना, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपनी एफिशिएंसी से अगर अपना काम नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं। यही लोग हैं जो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, आईपीएस बन गए, आईआरटीएस बन गए, आईआरएस बन गए, एसडीएम बन जाते हैं जाके जिले में, पर करते क्या है जाके, अगर अपनी एफिशिएंसी दे पूरा अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिविटी आए, तो देश नहीं बदले क्या। वही है, संसद में फालतू गपशप होती चलती है, चलती रही है। तो मेरा कहना है, मान लो कि जैसे अभी आज वो नीतीश ने कुछ दिया है स्टेटमेंट, बट क्या है ये सब चीज़ें वही है, काम नहीं करोगे, फालतू उल्टे सुलटे स्टेटमेंट देके अपने आप को जनता की तरफ अपने आप को इमेज बनाना, पॉपुलर करना, ये यही वो चल रहा है और क्या पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने मतलब कि गिव, मतलब यही मैं याद रखना है, ये जीवन में हमेशा ये चीज़ याद रखो कि भाई अपनी प्रोडक्टिविटी दो। लोग क्या होता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 99% गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करना चाहते हैं भाई, आराम है, आराम से वहाँ जितने फ्री फोकट में पैसा मिल जाता है। यही कारण है जो देश को बर्बाद करके रखा है। अब सोचो, मेरा दोस्त आया, वो बोला कि यार पता नहीं मेरे को यहाँ पे कितना काम मिल जाएगा, उसको टेंशन हो रही है। और वहाँ जहाँ झारखंड में पहले था, वहाँ पे आराम से, बोला तो मैं जाता ही नहीं था ऑफिस, 10 दिन तो मैं रूम पे रहता था, कभी जाके आ गया तो 1 घंटे जाके आ गया। सोचो, और उसको 1 लाख रुपये मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए। यही तो कारण है गवर्नमेंट जॉब में जो लोग जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म करना चाह रही है, यही कारण है कि लोग मज़े में फालतू फ्री पॉकेट गवर्नमेंट के पैसे उठाते हैं, बर्बाद करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। यही तो देखो ना, पुलिसों में, पुलिस ये देख लो कितने सारी चीज़ें है, कोर्ट में जाके देख लो, हर जगह इंडिया में देख लो ना, काम चोरी का तो ये है, ये सारी चीज़ें। आज न्याय नहीं मिल पाना, किसी समाज में भ्रष्टाचार होना, ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि समाज वाले सब अपने व्यक्ति जो अपनी एफिशिएंसी है उससे कम काम कर रहा है। मैं विश्वास नहीं करोगे, मेरा रूम पार्टनर था, पिछले 2019 से मैं उसके साथ रहा, और अभी भी मैं जानता हूँ लगभग है। चाहे बात ये नहीं है, बात है कि जैसे एमटीएस है वो, ठीक है, बात है कि सोचो, रियलिटी में बता रहा हूँ, 6 महीने तक कभी एक दिन में जॉब पे नहीं गया, एक दिन भी। 30,000 1,80,000 सैलरी उठा रहा है। तो मेरा कहने मतलब कि यही चीज़ें है जो देश को कहीं ना कहीं अंदर से ख़त्म कर रही है। इसलिए क्यों नहीं होता देश में विकास, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं सड़कें अच्छी नहीं बन पाती, क्यों नहीं स्कूलों में पढ़ाई अच्छी से हो पाती। वही टीचर देख लो, गाँव में एक बार मैं बता रहा हूँ ना, क्या हुआ था, मैं जो गाँव की गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें ऐसे एक टीचर था,
तो वो पढ़ाता नहीं था बच्चों को, फालतू पटलाई करवा लो उससे, ठीक है। तो मेरे पापा थोड़ा पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, तो भाई मेरे पापा ने शिकायत कर दी थी। तो मतलब बहुत बड़ा बाउंडर मचा, फिर आखिर में हाथ पे जोड़े, फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र ही करवा लिए थे। भाई मेरे पापा बोले भाई पढ़ाना तो भाई यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए आप पैसे ले रहे हो बच्चों से। पर मैं हकीकत बता रहा हूँ, इंडिया की जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर तो बन जाते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, 10% जो टीचर है ये नहीं है जो अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी आप जाके डाटा उठा लें। 10% टीचर भी ऐसे नहीं है जो ईमानदारी से अपना देते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो उनके लिए उनको पैसा मिलता है भाई, वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग तो छोड़ो। हाँ, बहुत सारे टीचर जो अभी मैं हमारी गवर्नमेंट स्कूल में अभी प्रेजेंट में एक ऐसा टीचर है भाई, अपनी पर्सनल लेवल से बाहर निकल के, मतलब जैसे मान लो कि 6 घंटे का स्कूल टाइम है और वो मैथ के लिए अलॉटेड टीचर है, परंतु नहीं, वो स्कूल के बच्चों को भला के लिए, पहली बात तो वो 10-10 घंटे रुक रहा है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, वो मैथ ही नहीं और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है जो बच्चों को कमज़ोर है। तो ये होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे लोग ही है जिसके कारण देश चल रहा है। उन लोगों के कारण नहीं चल रहा जो 6 बजे ऑफिस का टाइमिंग 6 बजे होता है, भाग जाते हैं। इसे याद रखना, देश उनसे नहीं चलता है। देश चल रहा है जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरा दायित्व क्या है। भाई आईएएस बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी पा लिए बस मैं ऑफिस गया, मैं 10 से 6 ईमानदारी से मैं 6 से वहाँ बैठा रहा, ये नहीं है। आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी पर्सनल लेवल पे जिम्मेदारी है कि आपका मान लो कि गरीबी जैसे उन्मूलन करना है, तो भाई आप कितने लोग, आप बैठ के वहाँ पे नहीं। इसीलिए देखो ना, जो आईएएस अधिकारी जो बैठे रहते हैं बस अपने कलेक्टर में, उसे नहीं चलता भाई काम देश। इसीलिए तो बता, देश का क्या हाल है। जो वही मैं बता रहा था कि कल जैसे राम राज्य की जो संकल्पना है, उसमें राम भाई, सोचो राम राजा बन गया, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, प्रशासन है, सब कुछ है, पर नहीं, संतुष्टि तब है जब वो राम खुद जब वेशभूषा बदल के जाते थे, लोगों का दुख कहीं पे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, तो ये है भाई, प्रशासन की जो नींव है ये ऐसी नींव होनी चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेट की एक मानसिकता इस लेवल की होनी चाहिए, तब जाके देश का भला होगा। वो ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठा है, योजनाएं चल रही है, यही है, योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं अच्छे से नहीं हो पाता, सबसे बड़ा कारण यही है। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी, आप जाइए स्कूल में इंस्पेक्शन कीजिए, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं करते तो बस यही हाल है, ठीक है। तो मेरा कहने वाला कि देखो, इस टाइप के जब लिखोगे ना किसी ऐसे में, तब जाके नंबर क्यों नहीं मिलेंगे आपको, पर इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आखिर में मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे लोग क्या होता है अपने ओपिनियन बनाते हैं अखबार पढ़ के, अरे भाई अपनी खुद की एक विवेक को जागृत करो। जैसे मेरे आज जो मान लो आइडियोलॉजी बनी, कैसे बनी भाई, मैं जानता हूँ कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, अरे देश के लिए जरूरी है, अरे होनी चाहिए, बस सबक से बात, इसमें तू मैं की कुछ बात है ही नहीं। सबको अपनी ईमानदारी से अपने काम का प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। फिर मैं एक चीज़ याद रखो, शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था एक, कि जापान वापान में क्या होता है, जैसे मान लो कि सैटरडे संडे छुट्टी आती है, जैसे अब इंडिया में भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉई है, सैटरडे संडे छुट्टी आती है, वो लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती करें, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन याद होगा जापान में ऐसा होता है कि जैसे मान लो उनके घर के आगे सड़क बन रही है, तो वो लोग भाई उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बेलदारी कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अरे ऐसा नहीं कि कुछ कॉस्ट ले रहे, नहीं भाई, समय से सैटरडे संडे को तो उनको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, परंतु वो उस दिन छुट्टी पे है, तो वो अपने नैतिक दायित्व समझते हो। देखो ये चीज़ समझना, नैतिक दायित्व समझते हुए अपना वो वहाँ पे श्रम का योगदान देते हैं। भाई ऐसे देश महान बनते हैं। जापान ऐसे नहीं बना, नागासाकी हिरोशिमा वहाँ पे, नागासाकी उसमें जो हिरोशिमा में जो वहाँ पे परमाणु अटैक हुआ, उसके बावजूद वो देश उस महान लेवल पे पहुँचना भाई बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे देश नहीं बनता है, देश बनता लोगों से मिलजुल के। तो मैं वही जैसे बता रहा था, दिल्ली में जो प्रॉब्लम, ये पॉल्यूशन की समस्या ऐसे नहीं होगी चाहे कितने अभी तुम कुछ भी कर लो, जब तक देश के लोग, प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली का नहीं सोचेगा कि हमें पॉल्यूशन को दूर करना है, हम अपने लेवल इंडिविजुअल लेवल पे जाके नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें समझो, ऐसे में ये चीज़ें जब तक कर्ष नहीं आएगा आप लोगों का, तो तब तक ऐसे नंबर नहीं आएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ये सीख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट वाले जो आईएएस का आपने बताया था, जिन्होंने सड़क बना दी थी अपने पैसे से, उनका नाम था, नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्सनैलिटी बहुत पॉपुलर है, नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ उसका नाम, उसका काम मुझे याद है नाम भूल जाता हूँ, स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग है हाँ सर। हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग, पेन आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सोचो, मैं यही मैं बता रहा हूँ, ये है रियल ब्यूरोक्रेट, ये है जो अपने पर्सनल लेवल से जाके लोगों के बोलते हैं ना कि सिंपैथी और एम्पैथी, भाई वो लोगों से प्रॉब्लम समझ रहा है। भाई लोग सोचो कि ऐसा था कि मेन जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से जो कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं थी मेन शहर सिटी से जोड़ने के लिए, भाई उसने लोगों को देखा, बहुत बार ऐसा होता कि लोगों की डिलीवरी होती, लड़की मर रही थी, ठीक है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कनेक्टिविटी खराब होने के कारण बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अब देखो ध्यान से समझना, एज ए आईएएस अधिकारी उसको क्या ही मतलब है, भाई अपना काम किया, सिग्नेचर किया, चले गए। पर मैं फिर बता रहा हूँ, यही नहीं होता है। आप अपने पर्सनल लेवल से जब लोगों की प्रॉब्लम को देख रहे हो, भाई एज ए डीएम तो फंड नहीं था, उसने कलेक्ट किया, व्हाट्सअप मैसेज बनाया, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया,
खुद तो पहले सबसे बड़ी बात मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ ये चीज़ याद रखना, कल वाले उस एग्जाम्पल में डालो, वो जो कल वाला ऐसे था उसमें, ठीक है, क्यों उसमें उस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले अपनी तरफ से जितना भी उसने पूंजी सेविंग करके रखी थी उसने उसे डाला, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। भाई पहले जो आप चाह रहे हो कि और लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें पैसा लगाए, तो पहले उसने अपनी तरफ से जो भी पूंजी उसकी थी भाई उसने डाला। फिर अपने उसका भाई था जो शायद बड़ी आईटी कंपनी में था, उसको बोला, उसने कुछ डाला अपना आधी पूंजी। फिर उसने अपने जो फ्रेंड थे वो आईटी कंपनी के, फिर उन्होंने डाला। भाई जब उन्होंने देखा भाई ये दोनों कर रहे हैं, इतना लोग लगभग 8-10 लाख रुपये दे चुके थे, फिर उन्होंने सोचा उन सब लोग फिर देश से कलेक्ट हुआ, उनके जो उनका भाई कुछ एनजीओ चलाता था, ठीक है, तब जाके हुआ। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कल वाले ऐसे में डाल सकते। देखो मैं फिर बता रहा हूँ मेरा कहने वाला देखो एक ही एग्जांपल है, कल उसमें भी यूज़ कर लिए, आज इसमें भी यूज़ कर लेंगे अपन, इसमें भी हो जाएगा। भाई ऐसे ही तो लोग हैं जब देश यथार्थ सभ्यताओं को निर्माण करते हैं। तो मेरा कहना देखो आर्ट, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ऐसे बहुत ईजी है, बस इस आर्ट को समझ जाओ। उसे इसी एक एग्जाम्पल को अपन देखो हर तरीके से हर ऐसे में यूज़ किया जा सकता है। बस यही है, सीखनी है, टेक्निक सीखनी, ये आर्ट है वो सीखनी। तो मेरा कहने वाला देखो अब यही है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये रियल आईएएस अधिकारी, मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि डो नॉट फॉलो एनी आईएएस अगर वो जब तक कोई ऐसा काम नहीं करे। मैं तो कभी नेवर आई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे मान लो कि जो अमित स्ट्रोंग है भाई, ऐसे अधिकारी मैं मिलूँ तो भाई मैं तो मानता हूँ कि धन्य है अगर ऐसे जीवन में ऐसे अधिकारी से मिलना। ऐसे है वो अधिकारी नहीं जो करोड़ों रुपए संपत्ति बना के बैठे हैं, ऐसे लोगों तो 2 जूता मार के और भगाओ। मैं तो साफ क्लियर बोलता हूँ, यही लोग हैं जो देश को बर्बाद करके रखे हैं। बहुत बार मैंने जब से मैं यूपीएससी की तैयारी में आया हूँ, मैंने बहुत सारे आईएएस अधिकारी करप्शन के 800 करोड़ की संपत्ति पाई गई, 800 करोड़ की मुझे याद है 2018 में अच्छे तरीके से मैं अखबार पढ़ रहा था, तो एक आईएएस अधिकारी था, उसके पे छापा पड़ा तो उसका तुम्हें पता है देश का ऐसा कोई जितने प्रमुख सिटी है जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, सब जगह उसका बंगला 800-900 करोड़ की संपत्ति। आप ये मत सोचो उसने कितना करप्शन किया, ये सोचो 800-900 करोड़, उसने 800-900 करोड़ के कारण कितने लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा किया है। यही तो है, आप लोग समझ नहीं पाते हो। देश के ये लोग यही तो है जो टॉप जिस लेवल पे बैठे हैं, वही तो देश को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अरे ऐसे नहीं आपको याद होगा सर कि एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने बहुत घूस लिया और लास्ट में वो जेल चले गए। उनकी बेटी की शादी टूट गई थी और बेटे ने फांसी लगा दी थी और फैमिली बीवी सदमे से मर गई थी। तो ये इसके दुष्परिणाम भी हैं, बहुत घातक होते हैं। वो तो वही भाई समय सी बात है। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं वही बता रहा हूँ, धर्म में जो सिद्धांत सिखाए जाते हैं ना भाई, देखो एक चीज़ याद रखना, पाप की कमाई पाप की होती है। जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा, बहुत सारे जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे होंगे आईएएस की, अरे हम ना करप्शन करेंगे पर हम दान भी दे देंगे। भाई उसे पाप ऐसा नहीं होता। ये तो वही बात हो गई, मैंने मर्डर किया, मैंने चाकू को धो दिया गंगा में जाके, तो मेरे पाप दूर हो जाएंगे? सज़ा तो मिलेगी ना आपका कानून के तहत। नहीं मैं तो गंगा में नहा लिया, मेरे पाप दूर हो गए। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ये जो लोग बोलते हैं मैं हम करप्शन करेंगे, हम दान पुण्य भी कर देंगे, ये चीज़ें गलत है तो गलत है। मैं फिर ये चीज़ याद रखना, गलत चीज़ गलत ही है, आप उसको किसी भी आधार पे सही नहीं ठहरा सकते। और बहुत बार ऐसा हुआ है, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे गांधी जी भी ये चीज़ लाइन बोलते थे कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इस संसार में बुराइयाँ हावी कर रही है। जैसे मैं सबसे बेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मूवी में आप हमेशा देखना, जो अरे रियल लाइफ है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें विलन बहुत पावरफुल होता है, हीरो सिंगल रहता है, पर फिर भी एंड में हीरो की ही विजय होती है। चाहे आप आज तक कोई सी मूवी की बात नहीं, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई कभी ना आज से पहले ना सदियों से पहले कभी बुराई लगेगी तुम्हें कि बुराई विजय पा रही है, बुराइयाँ बढ़ रही है, आपको लग रहा है जैसे बोल रहा है कि धनी सब कुछ चाहिए है, आपको सब कुछ जीवन में ऐसा ही लगेगा। परंतु तो रियलिटी में याद रखना, जीवन में वही अच्छाई ही जीतती है। ये चीज़ याद रखना, कभी बुराई नहीं खत्म। बुराई कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा सब कुछ चीज़ें बुराई चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे जो इस संसार को संभालेंगे। बोलते ना कि जब लगेगा कि इस पृथ्वी पे मानवता खत्म होने वाले, पर उस दिन ऐसे लोग आएंगे जो बचाएंगे मानवता को। गांधी जी क्यों बोला जाता है भाई, गांधी क्यों महान है, इसी याद रखना। मतलब ये चीज़ समझो, जिस दिन जो लोग हैं इस लेवल पे जो रहते हैं, जिसमें वही बता आईएएस अधिकारी में जैसे नील आर्मस्ट्रांग लोग हैं। एक और मैं एक आईपीएस की आपको स्टोरी बताता हूँ, शायद वीडियो आपको देखना मिल जाएगा, मैंने पर्सनली वो देखा था, ठीक है। तो ये 2019 की बात है, उस टाइम है ना, हाँ उस टाइम 2019 में चुनाव होने वाले थे लोकसभा के। तो असम में कैडर में था वो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी था, ठीक है।
तो ऐसा था कि जहाँ पे उसको लोकेट किया गया था पहले, मतलब वो जब ज्वाइनिंग नहीं किया था उससे पहले ऐसा था कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही थी क्योंकि लड़के छेड़खानी करते थे। और ये आप लोग भी देखते होंगे, और मेरा मानना है कि जितनी लड़कियाँ उनको भी फेस करना पड़ा होगा। अब ध्यान से देखना, आप भी फेस किए, आपके ज़िले में IPS अधिकारी बैठा पर उसने तो कुछ ही नहीं किया। ध्यान से समझना ये चीज़ को, ठीक है। तो उस जो जहाँ पे वो जिस ज़िले में गया, जिस ज़िले के SP बन के गया, तो वहाँ पे वैसा ही हो रहा था, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही थी। मतलब ऐसा होता था कि महिला स्कूल जा रही है, लड़कियाँ स्कूल जा रही है, तो उनके बहुत छेड़खानी होती थी। लड़कियाँ मान लो, औरतें जो रात मान लो कि बाज़ार में जाती थी, चोरियाँ हो जाती थी, ऐसा था, बहुत मतलब दिक्कत थी, ठीक है। ड्रग्स माफिया, ये सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा था जब उसने ज्वाइनिंग किया। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, सबसे मेन चीज़ होती है, एक चीज़ याद रखना, वन मैन आर्मी अगर बनने का प्रयास किया ना जीवन में, आप, मैं पक्का बता रहा हूँ, मरोगे आप। और आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी मौत कब आ गई, मतलब मरोगे, मतलब उसमें वन मैन आर्मी नहीं बनना कभी भी। मतलब टीम वर्क, इसीलिए बोला जाता है, जो अपना एथिक्स का टॉपिक है, टीम वर्क क्यों जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले शायद आपने वो गंगा जल मूवी भी देखा होगा, अजय देवगन का, वो रियल स्टोरी पे बेस है, मैं फिर बता रहा हूँ, वो रियल स्टोरी पे बेस है। तो ऐसी मूवी देखनी चाहिए जिसमें उसने आखिर में देखो उसमें देखो, जब वो थाने में जाता है SP, जब अजय देवगन बन के जाता है, तो उसमें सब करप्ट लोग होते हैं, सब कुछ है, पर आखिर में देखो एंडिंग में सब लोग एथिकल बन जाते हैं, सब कुछ है। तो एज ए लीडर ही देखो, एक चीज़ याद रखना, ब्यूरोक्रेसी में यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप लीडर बन के जाओगे, फॉलोवर नहीं बनना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉलो मत करो फालतू के लोगों को, ये लीडर बनो, गिव सजेशन, यू हैव टू, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पे लेके जाओ कि सजेशन दे सको लोगों को। तो जैसे उस मूवी में ऐसा होता है कि अजय देवगन जाता है तो स्टार्टिंग में सब लोग करप्ट होते हैं, ये होते हैं, पर आज आखिरी में देखो सब लोग अपनी प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जब भी कहीं जाओ, IAS अधिकारी बनोगे, चाहे IPS बनोगे, चाहे कहीं पे कुछ भी रहो, ऐसा कोई बात नहीं ज़िंदगी में IAS अधिकारी बनना, नहीं, जीवन में कहीं पे भी रहो, हमेशा अगर नैतिक सिद्धांत, अपने नैतिक वैल्यूज़ को अच्छा रखोगे, मैं फिर बताऊँ, लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। आप एथिकल बनिए रहिए, इसी यार आपको जीवन में लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसा ही होता है, जब आप मान लो कि वो IPS अधिकारी जब आया तो सबसे पहले देखो, ये चेहरा, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, ये चीज़ याद रखना है हमेशा। ये जीवन में बोलते हैं वो क्या, एक कहावत है, लोक कहावत है, मैं फिर बताऊँ, ये कहावतें याद रखना, मुझे याद नहीं आ रही, पर आप लोग याद रखते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बोलो, एक भाई अकेला क्या मूँगफली को फोड़ेगा, ऐसा कुछ है ना कहावत, अगर आप लोगों को याद ऐसा है कि भाई अकेला क्या तो पहाड़ फोड़ लेगा, ऐसे टाइप से है, कहावत है ये। नगीना तुम्हें याद नहीं है क्या, हिंदी में कहावत है भाई, ऐसे मुहावरे कहावत, ये याद होनी चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा, हाँ ये भी, हाँ ये वाला कब तक फोड़ेगा, हाँ ये भी है सर। मुझे तो थोथा चना बाजे घना, हाँ ये भी है, ये भी है, ठीक है, मतलब है, तो ठीक है, ध्यान समझना। तो भाई सब बात है, कल अगर मान लो राम भगवान कैसे महान बन गए, रावण भी महान था, राम भगवान कैसे महान बन गए, रावण फिर नहीं बन सका, क्योंकि राम भगवान ने ना अपने चरित्र को एकदम सुंदर बनाया और महिलाओं को एक सम्मान की दृष्टि से देखा, लेकिन रावण ने नहीं देखा। सही बात है, पता नहीं, इसीलिए तो पढ़े लिखे दोनों थे, लेकिन सही बात है, सही एकदम बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। पतन हो, इसीलिए तो हुआ ना, इसीलिए उसका पतन हुआ। और नैतिक, मैं फिर बता रहा हूँ, इंसान का जिस दिन नैतिक पतन होगा उसका पतन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये रखना, जो करप्शन, जातिवाद, धर्म को लेके, ऊंच नीच, बस ये सारे, अगर ये तुम्हारे अंदर अभी विचारधारा, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारा पतन है, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जीवन वही कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जियोगे फिर, ये चीज़ याद रख लेना। अगर इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि जैसे वो, अगर वो IPS अधिकारी वहाँ गया तो वो अकेला तो काम नहीं कर सकता ना भाई, सब बात हो, कितना क्या करेगा। तो उसने टीम को अपने पहले जो भी थाने में थे सबको उसने रेडी किया, सारी प्रॉब्लम सुनी, क्या है, क्या मामला है, सब कुछ उसने जाना। फिर उसने आइडेंटिफाई किया लोकेशन को, भाई कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कौन सी लोकेशन, मान लो लड़कियों के जो स्कूल जाने के जो होता है कहाँ पे वो ऐसी दिक्कतें हो रही है, मान लो मार्केट में चेन चोरी हो रही है तो कहाँ पे। आखिरी में ऐसा हुआ था जब चुनाव के कारण उसको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा था। आखिरी में जब वो जाने जा रहा था, मतलब मेरा कहना, मैं जब वो मोमेंट मैंने देखा, वो वीडियो देखना यूट्यूब पे है, ठीक है, तो वो मोमेंट, मतलब मैं बताऊँ, ये है रियल जीवन, मतलब होता है ना जीवन का रस, ये है। जब वो IPS अधिकारी, मतलब लोग, मतलब उसको ट्रांसफ़र के खिलाफ विरोध कर रहे थे कि क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कि ऐसा अधिकारी हमारे पास आया है। तो मतलब वो जब वो IAS अधिकारी से पूछा गया, जब मतलब लोग रोने लग गए थे भाई, समझो ये चीज़, मतलब कितना, ये समझो, ये किस चीज़ के लिए, पैसों से नहीं मिलेगी ये चीज़, ये समझो, आप ये चीज़ पैसों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो ये चीज़ है, लोगों का प्यार है, रेस्पेक्ट है, जिस लेवल की, उस जो IPS अधिकारी वो यही बोला कि मैंने जीवन में जो पाना था आज मैंने पा लिया, असली धन ये है। ये चीज़ समझो, जो लोग करप्शन करते हैं ये नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। उस IAS अधिकारी स्टेटमेंट सुनना, उसमें वो खुद के वो मतलब भावुक हो जाता है कि मतलब रियलिटी में ये है भाई, इसके लिए शायद मैंने ये वर्दी पहनी है,
ये चीज़ समझो। इसीलिए जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोग हैं जो भाई ब्यूरोक्रेसी का जो है वो तबका है, मतलब उसको जो बोलते हैं ना कि हीरे हैं ये जो चमका के रखे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या है, बस बदनामी है। मैंने ऐसे लोग हैं जो भाई जीवन में बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने वाला कि ऐसे एग्जाम्पल याद रखना, ये आपके एथिक्स में भी काम आएंगे, ठीक है, ऐसे में भी काम आएंगे, और खुद की लाइफ में एक मोटिवेट करने के लिए अपने आप को हमेशा ऐसे। तो इसलिए मतलब थिंक पॉजिटिव, और ऐसे लोगों को देखो यार जो लोग कर रहे हैं, मतलब और सोचो कि हम भी एक दिन करेंगे, क्यों नहीं। तो फिर बता लोगों का, तुम लोगों का करप्शन, ये अगर मैं फिर बता रहा हूँ दूसरी बात, अगर आप लोग आजीविका के लिए आईएएस में जाना चाहते हो कि नहीं हमारी आजीविका हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत गलत है। इसे याद रखना, आजीविका ये सब, अरे यार ये चीज़ें जैसे टर्सरी है, ये तो ये मुझे इन चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है भाई। ये चीज़ याद रखना, अगर जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के पैसे में जाते हैं, अब जैसे मान लो मैं दृष्टि में जब काम कर रहा था भाई, मैं चाहता तो मैं 4 लिख के आंसर, मुझे तब भी 25,000 ही मिलता ना। मैंने 20 आंसर लिखता था डेली, तभी मुझे 25,000 ही मिला। पर मुझे इस चीज़ के लिए नहीं सोचना है। तो जब भी कल आप आईएएस बन जाओगे तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे सैलरी मिल रही है, ये कितने आ रही है, क्या है। लोग इसीलिए परेशान रहते हैं। अगर मैं फिर बता, रियल अधिकारी नहीं बन पाओगे भाई। जो लोग इन चीज़ों से मुक्त है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो व्यक्ति इन चीज़ों से, मैं वही मैं बार बार रामायण को श्लोक, मुझे कहा मी नारी पियारे जिमी लोभी प्रीतिमना, मतलब कामी हो गया, लोभी हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो और कुछ सोचो इस ऐसे के बारे में। मैं मेरे बता दूँ, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये बहुत हार्ड टॉपिक है, पर मैं इसको इतना ईजी बना दिया हूँ। आप लोग अब इसका भी लिखना ट्राई करना, कि कल दोनों ऐसे आप 3 घंटे में इसका लिखना, ठीक है, 2-3 घंटे बैठना, ठीक है। और सोचो इसमें और क्या पॉइंट लिखा जा सकता है, याद करो, है ना। सुनो, यही टॉपिक अब की बार यूपीएससी में आया था 2023 में। अब आप लोगों देख रहे, आप सोच पा रहे हो कहाँ आया था इस टाइप का, ऐसे अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब जैसे मैंने इसका जो मीनिंग समझाया ना, उसी मीनिंग पे क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझना। मैं अभी बता देता हूँ तुम लोगों को 2023 में। अब देखो, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। याद करो, जैसे मान लो थॉमस एल्वा एडिसन था, या कोई भी था, या मान लो कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग को देख रहे थे अपन, ठीक है। सोचो ये लोगों के, जैसे मान लो आर्मस्ट्रॉन्ग था वहाँ पे, उसको ये विचार कब आया कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई वहाँ पे एक अकॉर्ड सिचुएशन थी, तभी तो वो सिचुएशन आई ना, तभी तो वो लोगों की हेल्प करने के लिए गया ना। सोचो अगर ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती तो विचार कहाँ से आते उसके पास। तो ये बताओ सिमिलर टॉपिक है या नहीं। तो मतलब देखो यही है, जब आप बहुत डीप लेवल पे पढ़ाई करोगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें जो तार है आपको कनेक्टेड दिखेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसी ऐसे पे काम करो। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ यूपीएससी पेपरों पे काम करो, वो आपको है ना एक इंटर कनेक्शन, आंतरिक कनेक्शन बताते हैं कि पेपर बनाने वाले का क्या माइंड सेट है, क्या। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ प्रीलिम्स के पेपर पढ़ते रहो, सिलेबस पढ़ते रहो भाई, ये इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। अब देखो और सोचो ऐसा कोई एग्जाम्पल। हाँ, मैं कल भी शायद में याद में आ रहा था, मदर टेरेसा, याद रखना। सोचो ऐसी महिला, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जो यूट्यूब की दुनिया से आजकल पढ़ते हो, व्हाट्सअप की जो दुनिया हो गई आप लोगों की, ये बहुत गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, किसी इंसान को इस आधार पे तोल देना कि उसका, मतलब जैसे आजकल बीजेपी वाले इस पर आरोप लगाते हैं, मदर टेरेसा को देखना बीजेपी वाले कभी प्रमोट नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भाई इसने ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो इसलिए लोग इसका नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं। पर मेरा मानना है कि देखो इंसान को कार्य के आधार पर देखो। ये वो महिला थी, सोचो जब कुष्ठ रोग जैसे रोग, सोचो लोग उनको छूने से डरते हैं, लोग उनको, चाहे माँ बाप उनको घर से बाहर फेंक देते हैं। ध्यान से समझना ये चीज़, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बीवी हो, लोग बीवी को छोड़ देते हैं कुष्ठ रोग के कारण। ये वो महिला जो विदेश की है, इसको कोई मतलब नहीं है भारत जैसे देश से, यहाँ आके कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही थी वो। ध्यान से समझना ये चीज़। कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, मतलब समझना ही चाहिए, ध्यान से समझना। तो मदर टेरेसा सोचो कि कुष्ठ रोगी है जिनसे लोग डर रहे हैं, जैसे कोरोना में याद करो, इसका एग्जाम्पल याद रखना, कोरोना वाले एग्जाम्पल भी माइंड रखना। उस टाइम जो चीज़ें हुई है भाई, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देगा। तो मदर टेरेसा सोचो कि भारत में पहली बात यहाँ की थी नहीं। सोचो मैं इसलिए बताऊँ, देखो अगर वो सोचो मदर टेरेसा मान लो कि फॉरेन की थी, वहाँ रहती आराम से अपना जीवन बिता रही थी, क्या ही दिक्कत है। पर कभी सोचो आज मदर टेरेसा को आप याद कर रहे हो, मदर बनी है टेरेसा, सोचो क्यों बनी है वो, यहाँ आई
अपने जो जीवन को छोड़ के, सबको छोड़ के, परिवार को, जब उसने समाज देश के लेवल के काम किया तब जाना जाता है ना। तो यही जीवन का रस है। यथार्थ सभ्यता तभी नहीं निष्काम बोधि जिज्ञासा यही है। तो मेरा कहने मतलब कि मदर टेरेसा जब यहाँ पे आई, सोचो उसको क्या ही था, जिज्ञासा थी उसके, लोगों की सेवा करने का, ये सारी चीज़ें, कुष्ठों की सेवा करती। तो मेरा मानना है मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा मतलब ऐसी पर्सनैलिटी यार, लोगों नेगेटिव, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, आज बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इतनी ख़राब कर दी, गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं वो बीजेपी की नज़रों में, मतलब आरएसएस की नज़रों में नाथूराम गोडसे भगवान है और महात्मा गांधी वो है राक्षस है। तो क्या ही करोगे। इंडिया में गोडसे की पूजा और विदेशों में महात्मा गांधी की पूजा करना ये बीजेपी वालों का है। वो वही बहुत ये वोट बैंक की राजनीति यही है। तो ठीक है, तो मदर टेरेसा के आप एग्जांपल लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद भी मैं बताता हूँ एक और चीज़ में बताता हूँ तुम लोगों को ना। नारायण संस्था है राजस्थान में, शायद आप लोग जानते होंगे, जो ये मतलब ये मानती है कि नर में ही भगवान का निवास होता है। तो ये लोग मतलब जितने दुखी पीढ़ी लोग होते हैं, मतलब अपाहिज होते हैं लोग, उनके ये बहुत बड़े लेवल पे संस्थान है। तो इस संस्थान को भी याद रखना, नारायण संस्थान होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है ना, स्वामी विवेकानंद के जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करती है। जैसे स्वामी विवेकानंद भी मानता था कि भगवान को भाई सबाई से पहले आप इन इंसानों में जो भूखे निर्दय इंसान है इनमें देखो और इनकी सेवा करो तो भगवान भी खुश होंगे, ठीक है। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि ऐसे ऐसे याद रखना, क्योंकि मैं देखो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, किरण कौशल का अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, उसने इसी सिंपल वे से लिखा है। अब देखो आईएएस में 2nd 3rd रैंक लाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इस लेवल से ऐसे लिख के मतलब वहाँ तक पहुँच सकती है। तो अपने को कोई बड़ा प्रखंड विद्वान नहीं बना कि हाँ मैंने जैसे ये नॉवल पढ़ा है मैंने वहाँ से वो लाइन लिख रहा हूँ। नो नेवर, नो नीड। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो आपकी ऐसे की कॉपी चेक करोगे वो लगभग 50-60 साल की एज के होंगे और वो यही चीज़ें पढ़े हैं, यही चीज़ें पढ़ के एथिकल वैल्यू ये सारी चीज़ें पढ़ के गए हैं। वो कोई नॉवल पढ़ के नहीं आए हैं कि समझ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल जितना सिंपल ऐसे लिखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और सोचो और कोई निष्काम, अब देखो फिर बता रहा हूँ, माइंड में जब भी पॉइंट नहीं फिर बार बार पढ़ो। निष्काम बोधि जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया कि जीवन रस है या नहीं है। तो ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल भी देख लेना कि जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो मदर टेरेसा ही है भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ सेल्फ मोटो रहा होगा तभी तो इंडिया में ही, परंतु उस लेवल पे नहीं जाना है। मतलब हाँ कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश रहता है, परंतु ज़्यादा अंश ये रहता है कि निष्काम रहता है उन लोगों का। वो ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हमें क्या मिलेगा इसका रिजल्ट। पर जैसे अपन जैसे मान लो कि वर्क काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं, तो अपने पता है कि हमें सैलरी मिलेगी तभी काम करते हैं। लोग तो वो भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे इच्छाएँ रहती है, वहाँ बोधि जिज्ञासा की रेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और सोचो और कोई एग्जाम्पल ऐसा जिसमें मतलब लोगों ने काम किया अपनी बोधि जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। अरस्तु को ले लो, अरस्तु ले लो, ठीक है। अरस्तु को लेना चाहिए, महात्मा बुद्ध महावीर वाला मैंने बता ही दिया है, दोनों वो एग्जाम्पल लेना ही है आपको। शंकराचार्य का एग्जाम्पल ले लो। ये चीज़ देखो मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी नाम बताते जा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अद्वैत अद्वैत वाला जो सिद्धांत दिया उन्होंने, ठीक है। रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। और सोचो और प्रेजेंट में टेस्ला वाला जो है एलन मस्क का आप एग्जाम्पल देखो। सर स्वामी विवेकानंद को तो हाँ, स्वामी विवेकानंद को लेना ही चाहिए। तो जो उन्होंने अपने पूरे बिहार के दशरथ मांझी का सर, उन्होंने निष्काम भाव से सर, हाँ दशरथ मांझी, हाँ जरूर दशरथ मांझी का एग्जाम्पल बहुत भाई। मैं तो मानता हूँ भाई, प्यार करो तो ऐसा करो भाई। देखो ये है रियल लव यार। मतलब लोग आजकल जो लोग दैट्स टेम्परेरी लव, फालतू का लव, ये सब। और वो लोग आजकल लव मतलब उसको नाम देते हैं रियल लव यार। दशरथ मांझी जैसा प्यार करो ना। सोचो उसकी पत्नी मर गई तब भी उसके लिए वो काम किया उसने। मतलब ये मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यही लोग हैं जो एकदम सल्यूट करने लायक होते हैं। मैं तो इन्हीं को सल्यूट करता हूँ। डजंट नॉट फॉलो एनी पॉलिटिकल लीडर जब तो कोई जीवन को ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करे यार। इन लोगों का रेस्पेक्ट करो। दशरथ मांझी यार, मैं जब इसके बारे में जब मैं 2018-19 की जब मैं पढ़ा इनके बारे में, माना कि यार दैट्स रियल पीपल। मतलब ये है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो इसका स्टोरी शायद आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। तो क्या होता है कि ये जिस गांव में रहता है तो ये बढ़ाई का काम ऐसे करते हैं, मतलब लोहार का जो भी XYZ है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब इसकी वाइफ होती है, गर्भवती होती है, ठीक है। तो तुम्हें पता आज भी इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, संस्थागत डिलीवरी नहीं हो पाती आज भी। दिक्कत है, मैं फिर बता रहा हूँ। गाँव में आज भी अवेयरनेस नहीं है। ये हॉस्पिटल की प्राइमरी मैंने बोला है तो प्राइमरी हेल्थ केयर में इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या ही करोगे, मतलब बहुत बड़ी इशू है, ठीक है। तो ऐसा था कि जो पहाड़ था गांव, मतलब पहाड़ की इधर साइड था अस्पताल, उसके उधर था, ठीक है।
तो ऐसा होता था कि कम से कम 20-25 किलोमीटर का रास्ता करके इधर से जाना पड़ता था। देखो मैं एग्जैक्ट में डाटा याद रखना है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मतलब चीज़ें समझना, वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ अपन। हाँ, ये था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा हुआ था कि जब उसका डिलीवरी का टाइम हुआ तो वो मतलब सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी वाइफ की, वो उसी के कारण। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ रूपी जो राक्षस है, ये इसी कारण से है जो मेरी पत्नी की डेथ हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों परेशान होकर भी देखता था कि बहुत सारे लोग, बात उसकी वाइफ की नहीं, तो बहुत सारे लोग जो वाइफ थे उनकी दिक्कत हुई थी डिलीवरी के टाइम, या मान लो बहुत सारे किसी चोटिल हो जाती, कोई बीमार हो जाता तो अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। तो इसने जब प्राण उठाया कि भाई मेरी वाइफ के लिए ये पहाड़ ये जिम्मेदार है, तो सोचो हथौड़ी से, मैं सबसे बड़ी बात है कि आज की दुनिया में सोचो कितना पेशेंस चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो महान लोग ऐसे नहीं बनते हैं। आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी में 1-2 बार फेलियर झेलते हो, भाग जाते हो इधर उधर, लोग ऐसे नहीं बनते भाई। महान बनने वाले लोग मतलब सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस होना। अब ये व्यक्ति सोचो कि रोज़ जा रहा है और इसको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत हिट जाएगा इसमें, इस टॉपिक में एग्जाम्पल। तो सोचो उसको कुछ भी नहीं, कोई उसको भाई वो मरने के बाद में उसको पुरस्कार मिला, उसकी मूवी बनी, उस पर शायद वो मूवी भी देखना, अगर कहीं मिले देखने को, अगर किसी मिले तो मेरे को भेज देना मैंने भी वो मूवी देखी नहीं, पर मूवी बनी है उस पर, ठीक है। तो सोचो कि वो सुबह थोड़ा लेके जा रहा है, वो एक सोचो हथौड़े से, सोचो इतने बड़े पहाड़ को, तो सोच रहे पत्थर को नहीं तोड़ पाओगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं बचपन में जब लकड़ी फाड़ने का काम करता था तो भाई वो मेरे से एक लकड़ी नहीं फटती थी। सोचो वो बंदा हथौड़ी से, सोचो वृद्धावस्था, सबसे बड़ी बात ये है बुढ़ापे की एज में, सोचो उसको शायद बहुत साल लगे थे, शायद उसको, अमित कुछ आइडिया है कितने साल लगे थे उसको? बहुत साल लगे थे। हाँ सर, वो उनको 40 साल से ज्यादा लग गए। सोच लो, अब आज में देखो 40 साल का पेशेंस है भाई, और सोचो ये है रियल लव भाई। मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये है प्रेम भाई। मतलब सोचो जो व्यक्ति चला गया, और एक दशरथ मांझी की ही तरह एक और व्यक्ति है सर, जिन्होंने नदी बना दी सर, हाथों से मट्टी काट काट कर उन्होंने नदी बनाई है सर, और नदी को अपने गांव में लेके आया है सर। विशाख दशरथ मांझी और उनकी स्टोरी एक कॉलम में छपी थी सर, आज से 1-2 साल पहले, 1 साल पहले सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखो, यही है निष्काम, उनको कोई भाई वो नहीं है, पर बौद्धिक जिज्ञासा भाई करना है ये चीज। ऐसे लोग ही तो यथार्थ सभ्यता जीवन का रस, यही है लाइफ का, यही है। दशरथ मांझी दिल्ली पैदल जा रहे थे सर। तो क्या हुआ कि उनको किसी ने, नीतीश कुमार ने बोला कि चलिए हम आपको बस पे बैठा देंगे, और उन्होंने उनको चुपके से एरोप्लेन में बिठा दिया सर। और वो दिल्ली गए थे सर, और वो दिल्ली गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि मैं बस पे हूँ या एरोप्लेन पे हूँ। वहां जब उतरने लगे तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो जहाज है। और उन्होंने सर अपनी जमीनें, उसी जो पर्वत को तोड़ा है ना, पहाड़ को, उसी के पास उनकी कुछ जमीनें थी सर, उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को दान में दे दिया सर। अच्छा। अस्पताल के लिए, और वो अस्पताल अभी भी है और शायद चल रहा है। हाँ, मतलब वो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसकी पत्नी की डेथ हुई उसी कारणों से, तो इसीलिए। तो मतलब मेरा कहने मतलब यार, दिस इज रियल पर्सन, और यही लोग हैं जो सल्यूट करने लायक है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज द रियल पर्सन, यही चीज़ याद रखना। जैसे एक और चीज़, मैं कटाक्ष नहीं बोलना चाहिए, परंतु ये रियलिटी है। जैसे बहुत सारे लोग अपन बोलते हैं कि देशभक्ति, और आजकल देशभक्ति को ना आर्मी से जोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है यार, ये भी देशभक्त है। एवरीवन जो देश के लिए काम कर रहा है वो देशभक्त वही है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अपन देखते हैं कि आर्मी में जो लोग जाते हैं, बहुत बार कभी आप आर्मी के जवानों से पूछ लेना, अगर उनका मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए भाई मरना है मिटना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर बहुत सारे लोग हैं ना, अपने परिवार की आर्थिक कंडीशन इनके कारण जाते हैं, फिर उसमें भाई सब ऐसी बात है, मौत झेलनी पड़ जाए तो क्या बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि ये बहुत माइन्यूट लेवल पे चीज़ें, पर इतना नहीं नेगेटिव मत लेना इस चीज़ को, परंतु ये है। नेवी के ऑफिसर जो होते हैं ना सर, नेवी के ऑफिसर, वो साल में 1 या 2 बार आते हैं सर, 1 या 2 बार। मेरे जिया जी हैं नेवी में इंजीनियर, वो है, मेरे भी दोस्त उनके भाई थे, वो सही बात हो, 6-6 महीने में उनका ड्यूटी रहता है, वो रहता है, वो सही बात है, रहता है, वो पता है मुझे, ठीक है। तो मेरा कहना वाला कि देखो, मतलब ऐसे एग्जाम्पल और सोचो, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता जीवन रस है। और कोई एग्जाम्पल जिसमें भाई व्यक्ति ने बस अपनी बौद्धिक जिज्ञासाओं के लिए काम किया हो, ना कि किसी भाई उसके कोई रिजल्ट आए कुछ उसके लिए नहीं। सर एक खिलाड़ी का नाम मैं भूल रहा हूँ सर, वो इंडिया से ही है, और क्या बोलते हैं, एथलीट थे वो,
यानी क्या खेलते थे, मैं भूल रहा हूँ उनके बारे में, वो कोई स्टोरी याद, उन्होंने अकेले ही सर सारे मेडल को बेच कर जिन्होंने अपने लिए जीता था उनको बेचा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में, और फिर छोटा मोटा एक अस्पताल बनाया था सर। हाँ ये सही है। शायद मिल्खा सिंह की तो बात नहीं कर रहा, ये है नहीं सर, मिल्खा सिंह नहीं, वो उतना फेमस नहीं थे, लेकिन हाँ एक ठीक है। सोचो अब देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ अपने जो एग्जांपल है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, इन्वायरमेंट में सोचो। इन्वायरमेंट में जैसे मान लो कि याद रखो कि केजरी वाला जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की वो थी, उसको क्या बोलता है, उनको किया जा सकता है सर। पीटी उषा ले सकते हैं ना हम? पीटी उषा कैसे, मतलब आप मुझे इसको कोरिलेट करो ऐसे की थीम से। सर निष्काम उन्होंने काफी काम किए ना सोशल में, जी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और सुभाष चंद्र बोस को भी ले सकते हैं। ठीक है, वो तो आ ही जाएंगे, महात्मा गांधी से सारी चीज़ें तो आ ही जाएंगी, पर ट्राई करना कि बल कैसे, मतलब एक सिविलाइजेशन। गांधी का तो लेना है, गांधी का तो बहुत ज़रूरी है। गांधी सोचो कि बैरिस्टर था, सब कुछ था, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब देश के लिए। शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को लिया जा सकता है सर, क्योंकि उन्होंने तो सर निष्काम भाव का सर सबसे बड़ा उदाहरण दिया है सर। पर बहुत ही जिज्ञासा भी होनी चाहिए ना वहाँ पे। ठीक है, लिया जा सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर डायरेक्ट मतलब मैं वही बता रहा हूँ, डायरेक्ट टारगेट करो। और सोचो इन्वायरमेंट से सोचो, इकोनॉमी में सोचो, इकोनॉमी जिसका बहुत बड़ा योगदान हो। अरे हाँ भूल ही गए, वर्गीस कुरियन याद करो, मिल्कमैन, उनका जरूर लिखना, वाइट फ्लड। हाँ ठीक है। दूसरा अपना जो अभी मरे हैं, जिनका एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए याद है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और सोचो एपीजे अब्दुल कलाम में बताया दिया, तो और सोचो जिन्होंने मतलब अपनी पूरी लाइफ लगा दी, डॉक्टर होमी जाकिर बाबा, इनके बारे में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और सोचो सीवी रमन भी लिखा जा सकता है, सीवी रमन का भी उन्होंने जो रमन इफेक्ट दिया था, क्योंकि वो ऐसे से नहीं सोचे था मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, बाद में मिला, परंतु पहले तो मतलब जिज्ञासा थी। एक मैथमेटिशियन थे सर, रामानुजाचार्य, और एक और थे सर मैथमेटिशियन सर, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी भारत में बड़े बड़े बांध और पुल बने ना, उनको बिना पैसे लिए अकेले किया था सर उनका इंजीनियरिंग का काम सर। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ सर। ठीक है, और बताओ, और सोचो, मतलब थोड़ा पॉइंट को डाइवर्सिफाई करो। हिस्ट्री में सोचो कोई ऐसा कोई एग्जांपल, अशोका हो गया, अशोका हो सकता है, हाँ हो सकता है। याद करो जब वो कलिंग युद्ध के बाद में उसकी जिज्ञासा होती है, फिर सोचो कि वो सब कुछ एक नया ही रूप आता। और कोई सोचो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई एग्जांपल मिले, ठीक है। बाप का इंजन का आविष्कार किया था, इनके बारे में तो लिख ही सकते हो, बाप का इंजन, बल्ब का आविष्कार किया, न्यूटन हो गया। अरे हाँ, सबसे मेन चीज़ EWMC² किसकी इक्वेशन है ये? आइंस्टीन का लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो उसने E=mc² का आविष्कार किया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी आज देन है ना, पूरी साइंस चल रही है इसके पीछे, ठीक है। और सोचो जो इस दुनिया में बहुत बड़ा योगदान रहा, थॉमस एल्वा एडिसन का देख ही चुके अपन, जिनके कारण आज लाइट में अपन पढ़ पा रहे हैं, रात की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और सोचो जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हो ऐसा, जिसके कारण आज पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही हो, ऐसे चीज़ सोचना है। सोचो जिनसे पूरी आज दुनिया लाभान्वित हो रहा है, देश में कोई लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। सोचो, हाँ सॉरी, पेड़ का आइडिया आ रहा है, अंबेडकर का तो लिखना भूल ही गए। सोचो सर पेड़ वाला जो कथन आपने लगाया था ना, वही। हाँ वो भी लिखा जा सकता है। नेचर के बारे में तो लिखा जा सकता है, नेचर के, प्रकृति के बारे में सोच के। सोचो प्रकृति अभी कभी कुछ सोचती नहीं है, अपने से कुछ ले नहीं सकती, हमेशा देती है, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। और सोचो सोचो जो शांति से, जिन्होंने मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ किया हो, जिसकी जिज्ञासा थी, जिन्होंने समाज को बहुत लाभान्वित पहुँचाया हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, मैंने बता दिया, महावीर का हो गया, बुद्ध का हो गया, महात्मा गांधी हो गया,
मदर टेरेसा हो गई, दशरथ मांझी हो गया, सी रमन, रामानुजाचार्य। कोई महिलाओं के बारे में कुछ याद है किसी को? अरे हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे याद करो कि जो सावित्रीबाई फुले, और उसका आप ज़रूर लिखो, ठीक है। और उनके जो पति थे, सावित्रीबाई फुले के जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन दोनों का ज़रूर लिखना, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस टाइम के, उस दौर में। सोचो कि जिज्ञासाएँ तो थी कि भाई समाज के ये भी लोग हैं जो नीचे पीछे लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है। और उनके ऐसे उससे कोई परिणाम की इच्छा चली थी, कोई पैसा ऐसे ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। परंतु सोचो आज जो है कंट्रीब्यूशन तो है ही उनका, ठीक है। और सोचो महिलाओं को मताधिकार की, अगर हाँ रोजा पार्क्स, अरे भाई रोजा पार्क्स महिलाओं को जो अमेरिका में जो राइट दिलाए, और मार्टिन लूथर जूनियर किंग, उसका एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, याद करना, ठीक है। और सोचो जो मानव अधिकारों के लिए लड़ा, ये सर जिनको कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता था सर, क्या नाम? हाँ, उसका जरूर लिखो, नेल्सन मंडेला। उन्होंने पूरी जिंदगी जेल में काट दी सर, और लास्ट में उनको लास्ट में जेल से रिहा किया गया। एकदम देखो, तभी तो यथार्थ सभ्यता, तभी तो अफ्रीका में जो आज लोग रह रहे हैं, ब्लैक वाइट सब दोनों एक साथ, तो ये उन्हीं के तो है, उन्हीं की जिज्ञासा, उनका निष्काम जो है उन्होंने किया, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद दिलाइए। और सोचो, देखो मैं फिर बताऊँ ना, ऐसे कर लेना सारे, ऐसे पे ये काम कर लो, मैं लिख के दूँ ऐसे में तुम्हारे 150 नंबर आएंगे। ये काम कर लेना ऐसे में, लिख लेना, कुछ गलती निकलेगी ऐसे में, मेरे से चेक करवा लेना, किसी और से चेक करवा लेना, पर ये काम करो, ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग लिख लोगे, अभी कल दोनों ऐसे लिखना, लिख लोगे। सोचो और सोचो, क्योंकि फिर मैं कल से शायद इससे आगे क्लास शुरू करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये टॉपिक आया तो यहीं पे ख़त्म किया जाए, ये लंबा है, क्योंकि कल क्लास अलग से लेनी पड़ेगी। अब सोचो आज इसी के बारे में सोचते हैं, और सोचो और कोई पॉइंट सोचो जो इसके बारे में, मतलब देखो सिंपल सा ये, देखो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे हार्ड टॉपिक है 2013 से लेके आज तक का जो है, बहुत हार्ड टॉपिक है ये। तो अपने इसे इतना इजी बना दिया, तो मतलब समझो कि मतलब यही है कि ये आर्ट है, ये आर्ट सीख जाओगे तो कितना हार्ड से हार्ड टॉपिक दे दे, आराम से तोड़ के उसको आराम से कर लोगे, ठीक है। सोचो और कि ऐसी जो बौद्धिक जिज्ञासा है जो मतलब ऐसे सोच के की गई हो कि जिसमें कोई उनका विशेष स्वार्थ नहीं छिपा हो। 2000 कितना में उनको एक शांति पुरस्कार मिला था सर, यूसुफ मलाला। हाँ, यूसुफ जी, हाँ, वो जो पाकिस्तान की थी, ठीक है। कैलाश नाथ या कैलाश सत्यार्थी, वो बचपन बचाओ आंदोलन। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन। सर चिपको आंदोलन जो था पर्यावरण से, वो लिख सकते हैं? हाँ, ले सकते, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी याद रखना, ये मैं लिखा रहा हूँ, लिखते जाना, ठीक है। और सोचो, चिपको आंदोलन तो हो ही गया, मैंने बताया था उस टाइम, चिपको आंदोलन तो यही था, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसके लिए आगे बढ़ावा दिया है ना ये चीज़ ने, ठीक है। और सोचो, जिन्होंने जो एक क्या बोलते, एक खतरनाक बीमारी हुई थी जिसका कि मेडिसिन का इजाद किया था उन्होंने सर, टीबी करके, या फिर पता नहीं क्या मेडिसिन। अगर आप एंशिएंट काल से अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो मैं महर्षि दधीची का नाम दे देता हूँ। याद करो, इन्होंने अपनी हड्डियों को दान दिया था, याद है? महर्षि दधीची, ठीक है। और सोचो, ऐसी जिज्ञासाएं रही, बौद्धिक जिज्ञासा रही, जिन्होंने पूरे सभ्यता को बदल दिया हो। गांधी का तो याद जरूर लिखना, सत्य अहिंसा। ऐसे छोटे मोटे घटनाएं लेकिन बहुत दिल को प्रभावित करने वाले होते हैं, जिनके एक्सीडेंट हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है और आधा घंटा के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है सर। तो वो लोग, उनकी फैमिली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी वजह से सर अच्छे घरों में जान बचाई जा सकती है। ये इतनी छोटी सी स्टोरी बन सकती है। नहीं, स्टोरी बनाने में इसमें जो इसने कोई कॉन्सेप्ट लाया हो ऐसा, उसके बारे में बताओ ज़्यादा अच्छा, कि उसने ऐसा सोचा, उसकी जिज्ञासा ऐसी आई तो उसने किया था, सभ्यता निर्माण किया तो ज़्यादा हिट होगा। मतलब कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना है, ऐसे तो रैंडम नहीं लिखना है ना। मतलब बहुत ही सोचो, ध्यान से सोचो, बहुत ही जिज्ञासा है, ऐसी बहुत ही जिज्ञासा, जैसे जिज्ञासा सबके मन में आती है, बच्चों के मन में भी आती है, सबके मन में आती है।
और जैसी जिज्ञासाएं निष्काम रहे, जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं। जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं वही बता, जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट सब अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के लिए, इनके लिए। परंतु कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं जो सैलरी की टेंशन नहीं लेते हैं, भाई सैलरी आएगा जो भी है, मुझे काम करना है, लोगों को कल्याण करना है। तो उस लेवल की बात की जा रही है इस ऐसे में कि मतलब भाई जो जिज्ञासा है उनकी, कुछ करना कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, परंतु उनको कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है वो चीज़ ये नहीं सोच रहे कि मुझे इसके बदले ये मिल जाए। वो ये सोच रहे हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई जिनके जीवन में किसी को फायदा हो जाए। इसमें ना ब्रेन लिपि का आविष्कार जिसने किया था ना, उसके बारे में जरूर लिखना कि सोचो कि जो जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए सोचो कितना बड़ा वरदान है, ये वरदान है ब्रेन लिपि। तो थोड़ा सर्च करो ब्रेन लिपि किसने किया था आविष्कार, ठीक है। तो ऐसी जिज्ञासाएं सोचनी है जिनके भाई बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला ला दिया जिसने। अम्बेडकर का जरूर लिखना है, सोचो जो जितने भी वंचित समुदाय है उनके बारे में, ठीक है। महिलाओं के बारे में जरूर अम्बेडकर को आप एड ऑन कर सकते हो। याद करो मैंने वो भी स्टेटमेंट में बताया था कि सामाजिक समानता, जहाँ पे महिलाओं की प्रोग्रेस देखनी है, कि समाज की प्रोग्रेस देखनी, तो वो देखो कि महिलाओं का कितना प्रोग्रेस की है। तो ऐसी बहुत ही जिज्ञासाएं होती है। और सोचो, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यताओं का जीवन रस है। सोचो सोचो, दिमाग को दौड़ाओ, सोचो ऐसे एग्जाम्पल जिसने लोगों के जीवन को बदल दिया, देश दुनिया सबके लिए। मतलब ऐसे कुछ नहीं, मतलब किसी समाज विशेष के लिए भी हो सकता है, परंतु उसका काम सभ्यताओं का निर्माण कर रहा हो, सिविलाइजेशन का निर्माण कर रहा हो। ये स्वीडन का मैंने एग्जाम्पल दिया। और सोचो इसके अलावा कोई, ब्रेल लिपि मैंने बता ही दिया। जैसे एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, जयपुर में वो है जयपुर फूट, याद है जयपुर फूट? ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहा है जयपुर फूट, शायद आपने बचपन। अरे हिप्स वाला भी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कुछ सोच पा रहे हो? ठीक है, सुनो अब देखो, मैं कुछ चीज़ें काम तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। कल यहाँ से अपन शुरू करेंगे आगे, तो ठीक है। तो ये दो, एक तो दो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। सुनो मैं कुछ काम बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अपने को पॉइंट कहाँ से मिल रहा है, तो जैसे जैसे सबसे पहले क्या करें, जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में जाके जरूर पढ़ो। जाके एक बार कल मुझे कौन काम करके देगा, मुझे देना है ये काम, समझ में आया? ठीक है। तो जितने भी नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, ठीक है, जिनको शांति पुरस्कार मिला है, उनके बारे में सर्च करो, किस बात के लिए मिला, क्या, जितने भी आज तक मिले हैं थोड़ा बहुत जाके देखो, भारत के देखो, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, जितने भारत में जो मिलते हैं ना ये पुरस्कार मिलते हैं, जैसे मान लो कि बहुत बार जो पद्म विभूषण है, ये सब ये चीज़ें, ये देखो किसको मिले हैं, किस काम से मिले हैं। ये बहुत आपके ऐसे में हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे का काम, ये दोनों ऐसे लिखो। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैं लिख लो, मैं समझ में आया, लिख लो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कुछ सीख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ऐसे में इतना गारंटी बता रहा हूँ, जो मेरी बात मान रहा है ऐसे में जो चाहोगे नंबर मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अरे ये मत सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसे भाई तुम कहीं से भी पढ़ लो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बातें फॉलो कर लोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं फॉलो करोगे तो फिर तुम कहीं किसी से भी पढ़ लेना, फिर नहीं लिख पाओगे मैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं अपन, ठीक है। कोई डाउट हो तो बस बचाओ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। कल छुट्टी नहीं है, कल धनतेरस पे छुट्टी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे छुट्टी, 11, 12, 13, 14, कुछ 15 तक छुट्टी, 14 तक छुट्टी रखेंगे, 4 दिन छुट्टी रखेंगे, ठीक है। कल तो रहेगी क्लास, कल तो रहेगी, कल तो धनतेरस है, उसमें क्या ही दिक्कत है। तुम लोगों को शॉपिंग वॉपिंग कर लेना, तो रात को क्लास रहेगी, तो रात को कौन सी शॉपिंग करने निकलोगे? अच्छा मुझे तुम्हें काम है क्या चलो ठीक है, जो भी है देख लेना।
अपने पर्सनल लेवल पे थोड़ा। ठीक है, कल मैं सोच रहा हूँ क्लास ले लो ना, फिर बाद में। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।